तो आज का जो ये दूसरा दिन है, इसका पहला सत्र है। स्वतंत्र ये जो थिएटर ग्रुप है, ये यूं कहिए कि हमारा एक अंग है। हम लोग शुरू से इनके साथ जुड़े हैं और इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। युवराज साहब यहाँ बैठे हैं, युवराज शाह जी का बहुत हमारे साथ सपोर्ट रहा है शुरू से। इस बार हमारे साथ वो कोलैबोरेट किए हुए हैं और पिछले साल भी इन्होंने इतनी ही मेहनत की थी जितनी इस बार कर रहे हैं। और सर, हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज का जो ये ड्रामा है, ये बहुत मशहूर ड्रामा है विजय तेंदुलकर साहब का, खामोश अदालत जारी है। तो ये स्वतंत्र ग्रुप की प्रेजेंटेशन है। अभिजीत जी यहाँ हैं, ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे साथ इस फेस्टिवल में साथ दिया और आज ये इनका एक परफॉर्मेंस है। पिछले साल भी अशी पाखरू ये थे, वो ड्रामा हुआ था, बहुत उसको अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत अच्छा इनका ग्रुप है। तो इस दफ़ा फिर से हम एक दफ़ा कोलैबोरेशन है और ये लोग हमारे साथ इस फेस्टिवल में जुड़े हुए हैं। तो मैं फेस्टिवल की ओर से सर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना हमें सपोर्ट दिया है और हमारे लिए वक्त निकाला है। तो आप सब लोगों के बीच में इस ड्रामा के जो प्रोड्यूसर हैं युवराज शाह साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सर आप स्टेज पे आएँ और थोड़ा सा हमें ड्रामा के बारे में बताएं और यहाँ से फिर हम ड्रामा की शुरुआत करें। तो ज़ोरदार तालियों में स्वागत कीजिए श्री युवराज शाह साहब का। और विजय तेंदुलकर का भी ये दूसरा ड्रामा हम पेश करें। आप जानते हैं कि खामोश अदालत जारी है विजय तेंदुलकर की एक बेहतरीन कलाकृति में से एक कलाकृति है। स्वतंत्र थिएटर ये पुणे का एकमात्र हिंदी थिएटर है और जो विजय तेंदुलकर जी की जो भी अच्छे अच्छे ड्रामा है, हालांकि उन्होंने मराठी में लिखा है और आप जानते हैं सब लोग, पुणे एक मराठी डोमिनेंट ड्रामा सिटी है। फिर भी हिंदुस्तान के मॉडर्न थिएटर में जिन कुछ लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फिर वो शंभू मित्रा हो, राकेश मोहन हो, गिरीश कर्नाड हो या विजय तेंदुलकर हो, इन्होंने हिंदुस्तानी ड्रामा को मॉडर्नाइजेशन में लाया है। और इसीलिए हम चाहते कि हमारा विजय तेंदुलकर का ड्रामा हिंदी पाठकों के समय, हिंदी दर्शकों के समय समोर जाना चाहिए। और इसी कड़ी में हम हमारा स्वतंत्र थिएटर का एक ड्रामा ये साल दिल्ली में 11 फरवरी को मंचित कर रहे हैं। NSD वाले जिस रायगढ़ जब जाग उठा, रायगढ़ वाला जेवा जागे थे, हाँ, विजय वसंत कानेटकर का एक ड्रामा है, बहुत ही अच्छा है वो, उसका हिंदी रूपांतर है। तो हिंदी थिएटर दे रहे हम। और जैसे कि इन्होंने कहा, डेक्कन लिटरेचर और हमारा एक कंबाइन ये प्रयास चल रहा है कि पुणे जैसे एक सांस्कृतिक शहर में एक नई ये जो डेक्कन लिस्ट फीस्ट हमने लाई है और हम चाहते कि ये मुहिम हम बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो ये खामोश अदालत जारी है एक ऐसी ड्रामा है कि जिसमें अदालत के माध्यम का एक विडंबनात्मक रूप से उसमें एक सच्चाई पर भी उन्होंने गौर डाला है कि भारतीय मानसिकता के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ड्रामा आप सब लोगों को बहुत पसंद आया। मैं ज़्यादा देर नहीं लेना चाहता हूँ आप और हमारे कलाकारों के बीच में, बस आप भी खामोश रखिए। धन्यवाद, थैंक यू। यही है वो हॉल। लगता है सवेरे ही सफाई वगैरह हो गई है, आज प्रोग्राम है ना, इसीलिए। क्या हुआ? कड़ी खोलने में उंगली दब गई। ये सब बहुत पुराना है ना, इसीलिए ऐसा होता है। आसानी से कड़ी खिसकती ही नहीं, और जो कहीं कुंडा बाहर है और कड़ी खींच ली तो जानते ही क्या होगा? दरवाजा अंदर से बंद और बाहर से कड़ी। बस समझ लीजिए अंदर वाले को तो जेल खाना ही हो गया। अरे आप जरा उंगली चूस लीजिए ना, अभी ठीक हो जाएगी। हाँ। एक बार तो मेरी दाहिने हाथ की उंगली कुंडे में फंसकर रह गई थी। उंगली और अंगूठे में फर्क ही पता नहीं लगता था। 5 दिन तक ऐसा सूझा रहा कि बस पूछे मत। फिर क्या, 4 ही उंगलियों से सब काम करना पड़ता था। हाँ? नहीं, मुझे आदत है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जब स्टेशन पर सबके साथ उतरी तो एकाएक कितने दिनों बाद बहुत अच्छा लगने लगा। मगर क्यों? क्या पता,
तुम्हारे साथ यहाँ आने में मुझे और भी अच्छा लगा। अच्छा हुआ वो सब लोग पीछे छूट गए। कितनी जल्दी जल्दी आए ना हम लोग। हाँ, और नहीं तो क्या, यानी कि इतनी तेज चलने की आदत मुझे भी नहीं है। सचमुच बहुत तेज चलती है आप। हमेशा नहीं, आज ही इतना तेज चल कर आई। ऐसा लगा सबको पीछे छोड़ दूं और तुम्हारे साथ बस चलती चलूं, चलती चलूं, चलती चलूं। मेरे साथ? यस, तुम बहुत अच्छे लगे मुझे। मैं? अरे क्या मैडम, मुझे में ऐसा क्या है, बेकार आप भी ना। सचमुच तुम बहुत अच्छे हो। और एक बात बताओ, तुम बहुत भोले और निष्पाप। मैं? हाँ, और ये हॉल भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हॉल भी? वैसे तो ये पुराना ही है। कस्बे में अगर कोई प्रोग्राम होना होता है ना तो यही होता है। प्रोग्राम के लिए ही समझ लीजिए बनाया हॉल। भाषण, मुंडन, छेदन और शादी ब्याह। आज रात में प्रोग्राम हुआ कि दिन में महिलाओं का भजन बंद। तो पूछिए क्यों? तो उसकी वजह यह है कि रात के तमाशे के लिए वो जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती है, नहीं तो आएंगे कैसी। हाँ, तुम्हारी पत्नी भी लगता है इसी भजन मंडली में है। पत्नी नहीं, भाभी। पत्नी है ही नहीं अभी मेरी। तो फिर ये किसके लिए? ये भतीजे के लिए। बड़ा प्यारा बच्चा है। आपको अच्छा लगा खिलौना? हाँ, कितना प्यारा है ये सुग्गा। मेरा मतलब है कि शादी हुई नहीं मेरी। वैसे कुछ खास कारण नहीं है। हाँ, पेट भरने के लिए नौकरी वोकरी तो है वैसे, पर हुई नहीं। बीच में एक बार यहाँ जादू का खेल हुआ था, दृष्टि ब्रह्म मोहिनी विद्या वगैरह। आपने देखा था? हाँ, हर प्रयोग में रहता हूँ मैं। अच्छा। एक भी प्रोग्राम नहीं छूटता मुझसे यहाँ पर। मेरा मतलब है कि उसके अलावा यहाँ मनोरंजन में क्या है मैडम? हाँ, तुमने जादू करीब से देखा है? करीब से तो नहीं, मतलब करीब ही था। क्यों, क्या हो? वो जीप को काट कर जोड़ते कैसे? जीप वाली बात नहीं मैडम, उसको ना। अरे मैडम, वो ऐसे बताई नहीं जा सकती। कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं, पर बड़ा मुश्किल है ये। हाँ, ये देखिए, ये जीभ है। ऐसा काट दिया, इसे काट दिया तो क्या होगा? रक्त आएगा। मगर नहीं आता मैडम, कुछ भी नहीं होता। सचमुच दुखता भी नहीं है। अभी तक आए कैसे नहीं ये लोग? कछुए की चाल चल रहे होंगे। आदमी को कैसे एकदम फुर्तीला होना चाहिए। हाँ, वो जो जीभ वाली बात बता रहे थे ना, उसे काटने के बाद क्या होता है? रक्त आता है। स्कूल की पहली बेल होती और मेरे पैर स्कूल के भीतर होते। पिछले 8 सालों में किसी को भी मेरी इस बात पर उंगली उठाने का साहस नहीं हुआ है। हाँ, पढ़ाई के मामले में भी नहीं। वक्त से पहले मेरा पोर्शन सिखाकर तैयार, सारी कॉपियां जांच कर तैयार, किसी को शिकायत की गुंजाइश नहीं छोड़ती मैं। हाँ, मास्टरनी है आप शायद। मास्टरनी नहीं, शिक्षिका। क्या मास्टरनी जैसी लगती हूँ मैं? नहीं, उस मतलब से नहीं कहा था मैं। कहिए। मास्टरनी से मेरा मतलब आप बच्चों को पढ़ाती है ना, बस उसी मतलब से कहा था। सचमुच अपने को महान लगने वाले लोगों से तो वो भी कहीं अच्छी होती है। कम से कम अपने बारे में कोई झूठा घमंड तो नहीं होता उसे। पंजे मारकर मांस नोच लेने के बाद कायरों की तरह डरकर तो नहीं भागती। मुझे क्या गर्मी लगने लगी, जरा खिड़कियां खोल देंगे आप? हाँ, अभी खोलता हूँ। हाँ। अब अच्छा लग रहा है। वो जो जीभ वाली बात बता रहा था। अब छोड़िए उसे, छोड़िए। हाँ ठीक है, आप बैठ जाए ना, आपके पैर दुखने लगेंगे। खड़े खड़े पढ़ाने की आदत है मुझे। क्लास में कभी बैठकर नहीं पढ़ाती, पूरा क्लास आंखों के सामने होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। अपने क्लास पर बड़ा रौब है मेरा, और मेरे बच्चों के मन में मेरे लिए प्यार भी है। अपना तन मन जलाकर बनाया मैंने मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तो लोगों को ईर्ष्या होती है मुझसे, खासकर संचालकों और शिक्षकों को। लेकिन मेरा करी क्या लेंगे वे? क्या करेंगे? कर ही क्या सकते हैं? जांच पड़ताल कर रहे हैं। अरे प्राण देकर पढ़ाती हूँ मैं, खून पसीना ही कर दिया मैंने इस नौकरी में। लेकिन ये भी क्या ऐसा गुनाह है जिसके लिए मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए? मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी, इसका फैसला करने वाले वो कौन है? मेरी जिंदगी मेरी अपनी है, मैं निर्णय करूंगी कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूंगी। ये मेरा भविष्य मेरा है और किसी का नहीं, ये सिर्फ मैं सोचूंगी। मैं देखा हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आए वे लोग। ठहरिए, मुझे अकेले यहाँ डर लगेगा। अच्छा ठीक है, नहीं जाता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, I'm fine. I'm completely fine. Oh, I have a sweetheart who carries all my books. He stays in my doll's house. He says he likes my looks. I will tell you a secret. He wants to marry me, but mommy says I'm too little to have sex thoughts in me. आप जानते हैं यहाँ पर शाम में क्या होने वाला है? क्या नाम है आपका? हाँ, सामन। हाँ वही। हाँ, मंदिर पर तख्ती लगी है, सोना और मोती चाल बंबई की जागृति सभा द्वारा अभिरूप न्यायालय रात के ठीक 8 बजे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब तो कुछ समझा नहीं बाबा। हाँ, यही कोर्ट आर्ट का कुछ गोलमाल है शायद। बिल्कुल ठीक।
यानी असली कोर्ट नहीं, नकली, झूठ मूठ का। यानी कि कोर्ट का एक तमाशा। हाँ, लेकिन लोगों का उद्बोधन भी हमारे इस कार्यक्रम का एक प्रधान उद्देश्य है। ये हमारे अध्यक्ष मिस्टर काशीकर तो मैं नाटक के बीच बीच में बताएंगे। बिना किसी प्रधान उद्देश्य के उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ते। एक और है, पालने की डोर, यानी कि मिसेस काशीकर आदर्श गृहिणी बेचारी, मगर क्या फायदा। हमारे प्रधान उद्देश्य समाज सेवा में संसार का उद्धार करते करते ऐसे फंस गए कि बेचारी पालने की डोर पालना देखने को ही तरस गई। यानी कि ये नहीं है क्या उनके? अरे वाह, तुम तो खासे बुद्धिमान हो। हाँ, तो इन मिस्टर और मिसेस काशीकर ने इस डर से कि खाली घर की मनुष्यत में उन्हें कुछ हो हवा ना जाए या उनमें से कोई ऊब कर फांसी वासी ना लगा ले, एक लड़का पाला है। उसे पढ़ाया लिखाया, काम में जोत कर लाचार बना दिया, भीगी बिल्ली बना दिया। बाड़ू सामन, बाड़ू रोकड़े नाम है उसका। अच्छा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो एक और है कानून आचार्य अपनी नाटक मंडली में। उनकी कानून में पहुंच इतनी जबरदस्त है कि कोर्ट का मारा हुआ कोई भी मुवक्किल उनके सामने नहीं फटकता। वो दिन भर अपने कानूनी ज्ञान से कोर्ट में, बार रूम में अपनी रूम की मक्खियां मारते हैं और शाम को खाली कमरे में लौटकर खाली कमरे की मक्खियां मारते हैं। लेकिन आज के सभी रूप वाले न्यायालय में बहुत बड़े वकील है वो, उनका पराक्रम देखोगे तुम। और एक मिस्टर भी है, साइंटिस्ट, इंटरफेल। तब तो बड़ा मजा आएगा मैडम। और एक इंटेलेक्चुअल भी है अपनी पार्टी में। इंटेलेक्चुअल यानी अपनी किताबी बुद्धि पर इतराने वाले और समय आने पर तुम दबाकर भागने वाले। आज आए नहीं, आएंगे भी नहीं, साहस ही नहीं उनमें। मगर मैडम मुकदमा किस बात का होगा आज? हाँ, प्रेसिडेंट जॉनसन पर अणुअस्त्र बनाने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। बाप रे! अरे लगता है वो लोग आ गए। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ वहां आइए। हाँ। वाह, कितना बड़ा है ये हॉल। चलिए हाँ। वाह 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 भाई वाह, अरे वाह। कितनी जोर से पहना है भाई, अभी ये सब सामान गिर जाता कि नहीं। बेकार फिर काशीकर भाई मुझे ही 10 बातें सुना देते। चाहे कोई कुछ भी करे, बात तो मुझे ही सुननी पड़ती है। उनके सहारे जो पड़ा हूँ। ये इसका पिक्चर। एक छोटी सी लड़की है मन में बसी हुई। हाँ, दुनिया बदल गई, मगर आप किसी भी शर्त पर प्रौढ़ होने को राजी नहीं है। क्यों? अपने क्लास में हमेशा गंभीर ही तो रहती हूँ मैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान को हर वक्त तिकोना चौकोना मुंह बनाकर घूमने की क्या जरूरत है अपने पोंक्षे की तरह। अरे जिंदगी में आए हो तो खूब हंसो, खेलो, गाओ, और अगर नाचने को मिले तो नाचो। कोई शर्म कोई लिहाज मत करो। सच कह रही हूँ मैं। सामान सुनो, अगर अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई ना तो कोई और अपनी जिंदगी हमें नहीं देने आएगा। हाँ, अरे बात तो आप ठीक कहती है। तुकाराम महाराज ने भी तो यही तो कहा है। तुकाराम महाराज की छोड़ो, मेरी सुनो मेरी। मैं कहती हूँ, मैं मिस लीला बेड़ानी, एक जीती जागती स्त्री, अपने अनुभव से कहती है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपने लिए होनी चाहिए। जिंदगी का हर कण हर क्षण केवल अनमोल है, केवल अनमोल। हियर नहीं, देर। क्यों जी पोंक्षे, कसम खाकर बताना, कार्यक्रम से पहले की नर्वसनेस में तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी सुविधा की तलाश में तुम अंदर गए थे ना। लेकिन कुछ भी कहिए बेड़ारे भाई, अपनी न्याय सभा में जब मिस्टर पोंक्षे एक साइंटिस्ट की हैसियत से आकर खड़े होते हैं तो लगते हैं इंप्रेसिव है। हाँ भाई, मुंह में पाइप दबाए हुए। भला उन्हें देखकर कोई भी माय का लाल ये भाप सकता है कि हमारे ये साइंटिस्ट इंटर साइंस में वंस मोर लेकर फिलहाल सीटीओ की क्लर्की कर रहे हैं। तुम्हारी तरह काशीकर बाई के टुकड़ों पर पलकर पढ़ा नहीं हूँ, इंटरफेल हूँ, वो भी अपने बाप के पैसे पर। नॉनसेंस। ये सुनो, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं। जब मैं छोटी थी ना, तो बहुत गुमसुम रहा करती थी, कुछ चुप मन में लड्डू बनाया करती थी, किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन अगर मेरे मन के खिलाफ जरा सा भी कुछ हो जाता था ना तो पूरा आसमान सर पर उठा लेती थी मैं। तभी तो आप एकदम उसके उल्टी हो गई। तुम तो खूब जानते हो। क्यों साला? नहीं, हो भी सकता है, मुझे तो यही मालूम है। अपने बुक्स पर खूबसूरत से कवर वगैरह चढ़ाकर स्कूल के पहले दिन पहले पन्ने पर मोतियों जैसे अक्षर बनाकर फूल पत्तियों से सजाकर मैं लिखती थी, The grass is green, the rose is red, this book is mine,
जाने कहाँ चली गई, लेकिन मैं अभी जीवित हूँ। आई एम नॉट डेड। द ग्रास इज स्टिल ग्रीन, द रोज इज स्टिल रेड, बट आई एम नॉट डेड। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन वो बीच वाला क्या है बेनारे भाई? अरे रोकड़े, क्लास में हमेशा मैं अपनी लड़कियों को भी डांटती हूँ। आधी अधूरी बात सुनकर फौरन लिखने की जल्दी मत मचाया करो। आओ यहाँ पर, पहले सुनो, ध्यान से, एकाग्र मन से सुनो, एक रूप होकर सुनो। फिर वो तुम्हारे शरीर के अंदर चला जाएगा, तुम्हारे रक्त में घुल मिल जाएगा। और जो चीज एक बार तुम्हारे रक्त में घुल मिल जाए, उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। हमारे गुरुजी भी यही कहा करते थे। मनाचे श्लोक ऐसे ही रटाए थे उन्होंने, बस ये रक्त वाली बात नहीं बताई थी। बता भी नहीं सकते। आओ बेनारे भाई, हाँ। अब आगे कहिए ना। हाँ, तो चलिए मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ? हाँ। बैठिए, बेनारे बाई कहानी सुना रही है। हाँ। एक था जंगल, और उस जंगल में था एक शेर। मुझे डर लगता है। अरे बैठिए सुखात्मी साहब, पंक्ष तुम भी बैठो। और उस जंगल में था एक चालाक भेड़िया। अच्छा छोड़िए, मैं आप लोगों को एक कविता ही सुनाती हूँ। हाँ? अनजान खतरों से भरी राह पर चलते जाते मेरे पाँव, अनजान खतरों से भरी राह पर चलते जाते मेरे पाँव, लहर के पीछे लहर चले, ये कैसी होड़, ये कैसा दाव। जख्म जिसका काम है रिजना, जख्म जिसका काम है रिजना, रिश्ता जाए, लड़ते हैं हम कुछ ऐसी लड़ाइयाँ जिसके अंत में हार ही पाए। व्यर्थी जीवन में लेने होते हैं कुछ ऐसे अनुभव। अच्छा छोड़ो ना, मैं आप लोगों को एक गाना ही सुनाती हूँ। माँ लड़का बुढ़ा शिकुटी में आया, शिकुटी में आया। माँ लड़का बुढ़ा शिकुटी में आया, शिकुटी में आया। माँ लड़का बुढ़ा बुढ़े की बीवी शिकुटी में आई, शिकुटी में आई। माँ लड़का बुढ़ा बुढ़े की बीवी, बीवी का बेटा शिकुटी में आया, शिकुटी में आया। ठीक ही तो आ गया। मैंने तो सोचा था भटक ही जाऊंगा। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। अरे बेनारे भाई गा रही थी, बहुत सुंदर बेनारे भाई, बहुत मधुर। थैंक यू। मिस्टर कर्णिक, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है खोल कर कहूं? आप सोच रहे हैं कि इंटीमेट थिएटर अर्थात अल्प दर्शकों के बीच किए जाने वाले नाटकों के लिए ये हॉल आइडियल है। नो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हॉल इतना अच्छा है कि किसी सचमुच के कोर्ट को भी मात करे। अरे वाह, तब तो फिर आज का हमारा अभिरूप न्यायालय खूब रंग लाएगा। लेकिन काशीकर भाई अभी तक आई क्यों नहीं? अरे आ रहे हैं। रास्ते में मिस्टर काशीकर गजरा खरीद कर देने लगे, मैं पान लेकर आगे चला आया। ए रोकड़े, माइक की बैटरी तो ठीक है ना हो तो देख दाख लो, ऐसा ना हो कि आज मौके पर तमाशा मचे। वैसे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। पिछले महीने हमारे शो में फ्यूज उड़ गया था, मैं ही था स्टेज पर। रोल छोटा हुआ तो क्या हुआ, बड़ी मेहनत से निभाया मैंने। गणपति उत्सव का नाटक ही तो था। मूड ऑफ हो गया था मेरा। काय बेड़ा रे भाई? एक कर्णिक तेरी बात पे नहीं है। वो क्या है, मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है हर रोज, फिर मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, शाम के ट्यूशंस। मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी, मिस्टर और मिसेस काशीकर की एक बात पर क्या तुम लोगों ने गौर किया है? क्या? मतलब अपने मिस्टर काशीकर ठहरे एकदम ये, यानी कि समाज सेवक वगैरह, और मिसेस काशीकर ठहरी एकदम ये, यानी कि कम पढ़ी लिखी वगैरह। मतलब इसका किसी इंसान के बुद्धिमत्ता और शराफत के साथ कोई वास्ता होता है ऐसा मैं भी नहीं मानती, लेकिन मिसेस काशीकर कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मिसेस काशीकर और मिस्टर काशीकर एकदम शौकीन तबियत। मतलब मिस्टर काशीकर मिसेस काशीकर के लिए गजरा वगैरह खरीद कर देंगे, मिसेस काशीकर मिस्टर काशीकर के लिए रेडीमेड बुशर्ट वगैरह लाते, देखकर कितना अच्छा लगता है ना। मैं तो किसी पति पत्नी के बीच में इस तरह की फॉर्मेलिटी देखता हूँ तो संदेह होता है कि जरूर उनके बीच में कुछ गड़बड़ होगी। समझा यार, ये सब तुम्हारे प्रयोगशील नाटक में होता होगा। जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती उसमें बीच में टांग मत अड़ाया करो रोकड़े, अपनी किताब घोटो बैठकर। मैं अपनी पत्नी के लिए कभी गजरा वजरा नहीं ले जाता, यानी कि जी चाहता है तो भी टाल देता हूँ। काय ज़ाला? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपनी पत्नी के लिए रोज गजरा ले जाती, रोज 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 रोज। अब इस बेड़ारे तो कम से कम एक बुशर्ट तो ला ही दीजिए। हाँ भाई, आई वंडर अब कैसा होगा वो भाग्यवान। हाँ भाई,
आपकी तरह भोला रहा ना तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो क्या नाम है तुम्हारा? सामंत। सामंत। यहाँ पर कुर्सियाँ नहीं है, जरा कुर्सियाँ ला दोगे? लाता हूँ ना, मुझे भी क्या पता कहाँ है। अंदर रखिए फोल्डिंग कुर्सियां। अच्छा चाय की बड़ी जरूरत है। भाई जब हमने स्टेशन पर चाय पिया तब तो तुमने चट से इनकार कर दिया था। काश उस समय मुझे जरूरत नहीं थी तो कैसे ले लेता। पहले से ही सब कुछ ले बैठना मुझे पसंद नहीं, ये भी कोई लाइफ है। वैसे भी इस साइंस एज में एंड वक्त पर ही सब कुछ मिल जाने में आनंद है। लाइक दिस, लाइक दैट। ये लीजिए सर, और अगर चाहिए तो है भी तरह। आप बैठे ना सर। थैंक यू। ट्रेन में वैसे मैं बैठा ही था। और तुम्हारा नाम क्या है? सामंत। मैं यहीं का रहने वाला हूँ सर। मिस्टर सामंत, कब यहाँ चाय मिल सकती है? चाय ना क्यों नहीं मिलेगी सर, मगर शक्कर की थोड़ी समस्या आएगी। अगर गुड़ की चाय चल सके। नो, चाय गुड़ में पॉइजन होता है, आपको शायद पता नहीं इसके बारे में। पता हो तो भी क्या फायदा सर, राशन की शक्कर तो भाई के बच्चे ही दूध चाय में पी जाते हैं, हमारे नसीब में तो सिर्फ गुड़ की चाय। और चारा भी क्या है? एक था और एक थी बेटा भाई कब तक हो चुका आपका? कब तक चलेगा बचपना? देखो है तो सभी लोग यहीं पर। अरे आइए आइए काशीकर जी, कैसा रहा गजरा प्रोग्राम? हाँ, और नहीं तो क्या। सब सामान ठीक से आ गया है ना? हाँ, सब ठीक से आ गया। हाँ तो हमेशा कहता है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ भूल जरूर जाता है। वो चौकीदार का बल्लम आया कि नहीं? अरे सिर मत हिलाओ, लाए हो तो दिखाओ, निकाल लाओ। ये देखिए, ड्रेस भी है। कभी कभी भूल जाता हूँ, हमेशा थोड़ी ही। कभी कभी भूलो तब तो कोई बात नहीं, आज है ना सब कुछ, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। वो मेरा जज का भी। हाँ, वो तो सबसे पहले रख दिया था। और सुखात में वकील का गाउन। यस मिलॉर्ड, उसे मैं स्वप्न में भी नहीं भूलता। पोंक्षे, आपका क्या था? वेल, मैं तो हमेशा ही रेडी रहता, कुछ छूट वूट जाने का सवाल ही नहीं। मेरा नर्वस टेम्परामेंट है और हाथ में पाइप नहीं रहता तो मुझे विटनेस बॉक्स में कुछ याद ही नहीं आता। कोई बात नहीं, आज आपको आपकी लाइनें सब पहले से बता दूंगा, इसकी जरूरत नहीं। काशीकर, क्यूरी बेनारे, हाँ। तेरे लिए भी मैं गजरा लाने वाली थी। हो कि नहीं हो जी? मगर हुआ क्या कि गजरा उड़ गया, फुर्र, या कौवा ले गया। मुझे सचमुच गजरा नहीं चाहिए था, नहीं तो क्या खरीदने की औकात नहीं है मेरी, खुद ही तो कमाती हूँ। लेकिन सच कहती हूँ, गजरा वजरा खरीदने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। आपका स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल चल क्या रहा है, वो तो वही का वही है। मैं क्या कहता हूँ, ये जज की कुर्सी हम लोग इधर ही रहने दे या उस तरफ लगा? इस तरफ, एंट्रेंस वहां से है और ये कमरा जज के कमरे की तरह इस्तेमाल हो सकता है। यू कैन एंटर फ्रॉम देयर। और प्रेसिडेंट जॉनसन यहाँ इस तरफ खड़े रहे। प्रेसिडेंट जॉनसन? नहीं, मुझे क्या लगता है कि जॉनसन को कटघरे में उस तरफ इस तरीके से खड़ा करना चाहिए ताकि जज की हैसियत से जिरह करने में मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। प्रेक्षक की नजर से देखा जाए तो ये यही रहनी चाहिए। मिस्टर कर्णे, प्रेक्षक की नजर से देखेंगे तो मैं आपको प्रोसिक्यूट कर दूंगा। भाई आप प्रयोगशील नए नाटक वाले हैं। अरे फिर वही बात, ये नया नाटक आखिर है क्या चीज, कोई बताएगा भी? बिना जाने समझे आप लोग कुछ भी कह देते हैं। मैं तो वही करूंगा जो मुझे समझ में आता है, चाहे फिर वो नया वाला हो या पुराना वाला। सुनिए, ये प्रेसिडेंट जॉनसन का क्या तमाशा है? प्रेसिडेंट जॉनसन का नहीं, वो कुछ कह रहे थे ना, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा वो? नहीं सचमुच ही, मेरा मतलब असंभव तो होगा ही। फिर असली बात क्या है? सचमुच का ये करने की तो बनेगा। क्या प्रेसिडेंट जॉनसन? भाई लेकिन दामले साहब अभी तक आए नहीं। अरे हमेशा की तरह वो अब की भी देर से आएंगे, हमारी गाड़ी उनकी मानती थी ही नहीं, ये तो उन्होंने पहले ही फोन पर बता दिया था। उनका कुछ था भी तो वो करने काय थे, सिंपोजियम। हाँ सिंपोजियम, 2 दफे तो सहेज कर कह दिया था। बेड़ा रे, तुझसे मुलाकात हुई थी क्या रे? किसके? अपने प्रोफेसर दामले ना बाबा। अरे देवा, तो फिर मुलजिम का वकील किसको बनाओगे? डोंट वरी भाई, सरकारी वकील के साथ साथ आज भर के लिए मैं वो भूमिका भी कर लूं। अरे उसमें रखा ही क्या है, वकालत तो मेरी नस नस में बसी हुई है। मैं कहता हूँ काशीकर साहब, मैं मुझ पर जरा जिम्मेदारी डाल कर तो देखिए। नहीं सुखात ने, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो जाएगा। बिल्कुल। और चौथा गवाह सुखत में साहब वो भी कम है। रावते फ्लू से बीमार पड़ा है, यही से किसी को ले लेने की बात तय हुई थी हमारे बीच। मेरा मतलब है आप लोगों की भी। अब ट्रू यहाँ का यानी आज मैं करूँ क्या वो काम? थोड़ा सा ही है, मेरा तो कोई भी कर लेगा। मुझे लाइनें भी याद है चौथे गवाह की। आई अपोज।
अरे भाई चौबदार हुए तो क्या हुआ, वो काम भी आसान नहीं है। हाँ, संवाद होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एन मौके पर किसी और को लाकर खड़ा कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। रोकड़े तुम ही करोगे वो काम। लेकिन एक दिन मैं जरा कोई दूसरा काम करूंगा। ऐकतच नहीं। मगर फिर चौथा गवाह बनेगा कौन? ये देखिए चौथा गवाह, सामंत। क्या हुआ? क्या हुआ? आइए क्या हुआ? क्यों भाई, तुमने कभी नाटक वाटक में काम किया है? कहा नहीं हुआ क्या, मगर बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ भैया, तुम हमारे नाटक में चौथे गवाह बनोगे? ये बेड़ारी, ये चौथा गवाह कैसा लगा तुझे? क्यों? ये ना बहुत खूबसूरत लग रहा है। चौथे गवाह के लिए कह रही हूँ मैं। अरे मिसेस काशिकर, मिस्टर कर्णिक, मिस्टर पोंक्षे, डोंट वरी भाई, मैंने जिम्मेदारी ले ली है। मैं आपको सिखा पढ़ा कर एकदम तैयार कर दूंगा। क्या नाम है जी आपका? रघु सामंत। हाँ, तो मिस्टर सामंत, हमने आपको हमारे अभिरूप न्यायालय में आज चौथा गवाह बनाया। अरे पर मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अरे बाबा, कोर्ट तो देखा होगा तुमने? नहीं, मैंने कोर्ट वोट कभी नहीं देखा है। अरे कोर्ट का नाटक तो कम से कम देखा ही होगा। वो सब नाटक यहाँ होता ही नहीं है। भाई नाटकों का कोर्ट तुमने नहीं देखा, ये अच्छा रहा। कम से कम कोर्ट के बारे में गलत जानकारी तो नहीं होगी तुम्हें। सारे नाटकों के बारे में आप ये नहीं कह सकते। टेक इट इजी मिस्टर कर्णिक। हाँ, तो मिस्टर सामंत, कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं आपको लिखा पढ़ा कर एकदम तैयार कर दूंगा। अरे भाई, गवाह तैयार करना तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। अरे मुझे सचमुच कुछ नहीं आता। कोर्ट के नाम से ही मुझे डर लगता है। सच कहता हूँ, जो कुछ आता है सब भूल जाऊंगा मैं। ऐसा क्यों ना करें कि रिहर्सल करके इसे ठीक से एक बार सिखा ही दे हम लोग। क्यों जी? क्यों री बेड़ारे? हाँ, रिहर्सल करने में कोई हर्ज नहीं। और वैसे भी दिन भर कुछ करने के लिए किताब भी तो नहीं लाई मैं। किताब ना मेरे पास है ना, सूर्यकांत फादर फेकर का नया उपन्यास है, 105वां। अरे रोकड़े, ये शपथ लेने के लिए भगवत गीता और बाइबल तो आई होगी। हाँ, आपके पढ़ने में काम आ सकती है। गीता और बाइबल पढ़ने की उम्र नहीं है मेरी, वकील साहब। तो क्या रंगीली कहानियां जैसी पत्रिकाएं पढ़ती है? नहीं, ये पढ़ती इसलिए कहा बहुत ही बड़ी मजेदार है। और वैसे भी हम सोशल वर्क वालों को तस्वीरें देखने के अलावा और कुछ जानता ही नहीं बाबा। जी, काय तुम ये पढ़? तू कितना बोलते हो? भाई रिहर्सल का आइडिया मुझे एकदम मंजूर है, लेकिन शुरू करने से पहले अगर कोई 4-5 पैकेट सिगरेट ले आता तो अच्छा होता। नहीं, बाद में बीच में किसी को बाहर जाने की तलब ना लगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। आई डोंट माइंड। हाँ, मैं भी शुरुआत से सब कुछ देख लूंगा ना, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सच। ये नाटक जो हम पिछले 3 महीने में 7 बार कर चुके हैं और आज 8वीं बार करने जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि रिहर्सल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका बुरा असर रात के शो पर पड़ सकता है। यस, आई एग्री विद मिस बेड़ारे। भाई मेरा भी एक सुझाव है, आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं कह नहीं सकता। जब कभी हम लोग बार रूम में खाली होते हैं तब अक्सर कुछ ना कुछ खेलते हैं। मतलब रोज? हाँ, मतलब रमी या पेशेंस या एक और खेल, नकली मुकदमे का। नकली मुकदमा? अरे जस्ट अ गेम, दैट्स ऑल। एक अलग ही तरह का काल्पनिक मुकदमा हम किसी पर चलाते हैं, बड़ा ही मजेदार होता है ये खेल। तो आज भी क्यों ना हम लोग वही खेल खेले। नहीं, इससे क्या है कि मिस्टर सामंत को कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी भी हो जाएगी और हम लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। क्या हो मिस्टर काशिकर, आपका सेंक्शन है? ओ मत, वैसे भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले के लिए ये उचित नहीं कि वो किसी भी बात पर मनमाना निर्णय लेता फिरे। हवा का रुख देखकर ही कदम उठाना चाहिए। 3 cheers for this new idea। भाई हमारे थिएटर में इसे विजुअल इनैक्टमेंट कहते हैं। पिछले साल जब मैं पृथ्वी थिएटर गया था, ये नाम सुना था मैंने। आओ कर्णिक, मामूली सी बात का इतना लंबा चौड़ा नामकरण क्यों? हाँ, अरे भाई ये तो एक खेल ही होगा। क्यों मिस बेड़ारे? हाँ, मतलब मैं तो लंगड़ी खेलने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब आप लोग खेल की बात कर रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा। मैं स्कूल में लड़कियों के साथ में अक्सर खेलती हूँ, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। ऑलराइट, लेट्स प्ले देन। मिस्टर सामंत, अड्डे पर से जाकर 4-5 सिगरेट के पैकेट लेके आइए। मेरे लिए कैप्स्टन, ये लीजिए पैसे। तुम क्यों पैसे देते हो पोंक्षे? सामंत, पैसे वापस करो इनके। मैं कहती हूँ ऐसे भी नाटक के खर्चे में ये दिखा दे, बस छुट्टी। वैसे भी ये कोई झूठ बात तो है नहीं। सामंत को आखिर कोर्ट की जानकारी तो देनी है, और क्या? सामंत, हाँ। ये हाँ। सबसे पूछकर जो जो चाहिए सिगरेट के आधे दर्जन पैकेट ले आना। हाँ। और पान भी 3-4 बीड़े, मसाला पान, समझे? हाँ। आपको क्या चाहिए? सादा पान और चक्का बीड़ी। आपको? कैप्स्टन। आपको कुछ नहीं। आपको? मसाला पान। आपको? विल्स, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं भी अभी आती हूँ।
ठीक से लगा दे। उठ चल। ओंशे जरा इधर आना। वैसे कास्ट तो शाम वाली रहेगी ना, मतलब जज और वकील वगैरह। ओह यस यस, बाय ऑल मींस। मैं हाँ, उसमें मगर बदलाव क्यों हमारी किया जाए? मानो। हाँ, वकील इस वक्त भी मैं ही बन जाऊंगा। हाँ, मगर हमारी मानो तो मुल्जिम किसी दूसरे आदमी को बना उस समय, है ना करनी? नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता। ओंशे, you know one thing? What? अरे उसी के बारे में मिस बेड़ारे रोकड़े टोल्ड मी। क्या? आज शाम के नाटक के बाद याद दिलाना मुझे। मैं भी तुम्हें बताने वाला हूँ मिस बेड़ारे के बारे में। काय चाललंय? नहीं, कहीं नहीं। मेरी राय मानिए तो अभियुक्त कोई दूसरा ही व्यक्ति बनना चाहिए। हाँ, ताकि मुकदमे में नई जान उसी से आए। वही तो। क्या वही तो? अब बस आगे बढ़। अरे मैं सोचता हूँ अभियुक्त व्हाई नॉट रोकड़े। हाँ, मैं तैयार हूँ। नहीं, अभियुक्त मैं बन जाता हूँ। रुको रुको, मुझे क्या लगता है कि आप लोग ऐसा क्यों ना करें, अभियुक्त मुझे को बना दो। वाह, फिर मुकदमे में रह ही क्या जाएगा? जज भी यही, अभियुक्त भी यही। वैसे कंसिडर मी देन। मेरी कोई अपनी जिद नहीं है, बट इफ यू वांट आई विल बी अ गेम। लेकिन भाई मुझ में क्या कमी है? सुनो भैया, मैं बन जाऊँ क्या? बन ही जाती हूँ, अगर जरूरत हो तो। ये कशाला, 4 आदमियों के बीच तुम्हें नाचना पसंद है, पता है मुझे। अच्छा, नहीं बन, अब खुश? भाई आप लोगों में से कोई भी अभियुक्त नहीं बनेगा, अभियुक्त कोई और ही बनाया जाएगा। मिस भेड़ारे। ठीक है, ठीक है। तो फिर फालतू समय क्यों बर्बाद किया जाए? क्यों काशीकर भाई? हाँ, अब तो बस तय कर दो। कम से कम देखने को तो मिलेगा कि औरतों पर मुकदमा कैसे चलाया जाता है। ओ कि नहीं जी, देख लेना चाहिए ना। ओ मग कल को हाईकोर्ट में जज की कुर्सी पर तुम्ही को बैठा दे तो आज देख तो लेना ही चाहिए ना। इसके लिए थोड़ी कह रही। अरे नहीं नहीं काशीकर साहब, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं होता है। लेकिन हाँ भाई, जब गवाह के कटघरे में कोई स्त्री आकर खड़ी होती है तो मुकदमे में अनूठा ही रंग आ जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। क्यों मिस्टर कर्णिक? हाँ भाई, मैं कोई टीम के बाहर थोड़ी हूँ। टीम स्पिरिट को मैं खूब मानता हूँ। चला तब तो बस ये तय समझो, बस इस समय की मुल्जिम यही अपनी बेड़ा है, मगर कसूर कौन सा? कोई ना कोई सामाजिक महत्व का अभियोग होना चाहिए। ओके, लेट्स प्ले देन। इधर आइए सब लोग। ओ भाई लौकर यहाँ आया। ए रुकड़े कुत्ते, अभी तक तुमसे कोर्ट अरेंज नहीं हो पाया ना? बस हो ही गया है। अरे जबकि मैंने तुम्हें ग्राउंड प्लान निकाल कर दे दिया था रोकड़े के बाद में ये ना पूछते फिरो कि कौन सी प्रॉपर्टी किधर रखी जाएगी। आप लोग का नाटक वाटक का गोरख धंधा मेरी समझ में नहीं आता, मुझे इसकी आदत नहीं है। चला भाई। अरे बाबा, मैं इशारा करूंगा तब आइएगा। ये क्यों? मिस लीला बेड़ारे, एक भयानक अभियोग के आधार पर आपको कैद किया जाता है और अभियुक्त के रूप में कोर्ट में हाजिर किया जाता है। अभियुक्त मिस बेड़ारे, इंडियन पिनल कोड 302 कलम के अनुसार आपके ऊपर भ्रूण हत्या का अभियोग लगाया गया है। उक्त अभियोग आपको मान्य है या अमान्य? ये लीजिए आपका मसला पान, आपका एक मिनट दे रहा हूं ना। हाँ, एक मिनट। आपका विल्स एक मसला पान। आपका एक मसाला पान, आपका कैप्स्टन चल गए आपका। हाँ, ये उल्टा करते हो काम आप भी। ये लीजिए आपका कैप्स्टन। हाँ, और आपका पता है 2 छत्ता छाप बीड़ी और 1 मसाला पान। फालतू चुना निकाल दिया। अरे लीजिए ना भाई। नो थैंक्स। अरे भाई, अब अचानक से इतनी गंभीर क्यों हो गई? अरे भाई खेल ही तो है ये, इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? कौन है सीरियस? मैं तो एकदम लाइट हूँ, कोर्ट का एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसे मुकदमे से डर क्या हो सकता है? नहीं, अभियोग किस बात का लगाया गया है? अभियोग ना, भ्रूण हत्या का। भ्रूण हत्या, उसका मतलब क्या है? नहीं, मैंने कभी सुना नहीं ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तुरंत जन्मे हुए बच्चे की हत्या का अभियोग। बाप रे, ये तो भयंकर है। हमारे कस्बे में भी ऐसे ही हुआ था। हुए होंगे 1.5 बरस। बेचारी विधवा थी यार। अच्छा, तब वकील किसको किया था? वाह काशीकर साहब वाह, ऐसा चुनकर अभियोग लगाया है
कि बस भाई A1 अभियोग, जब तक मुकदमे में इस तरह का कोई गंभीर अभियोग ना हो मुकदमे में रंग नहीं आता है। और क्या, इस अभियोग का सामाजिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है सुखात में। भ्रूण हत्या का प्रश्न अपने आप में एक जबरदस्त सामाजिक समस्या है, इसीलिए खास तौर से मैंने इसी अभियोग को चुना है। वैसे भी अब मेरे हाथों ऐसा कोई भी काम होता हुआ नहीं देख पाएंगे जिसमें कोई ना कोई सामाजिक हित की बात आई हो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेनारे भाई, शुरू किया जाए। रोकड़े, मेरा हथौड़ा। नहीं, वैसे अभी नहीं मिलता तो भी चल जाता, मैं बस देखना चाहता था कि इसने लाया है कि नहीं। चलो शुरू किया जाए। नाउ टू बिजनेस। अधिकस्य अधिक फलम। अरे मेरी कनकुंदी किधर है? मिलोड, कोर्ट की आगामी कार्यवाही बिना किसी रुकावट के चलाई जा सके, इसीलिए संबंधित लोगों को पान थूकने के लिए प्रारंभ में ही 4.5 मिनट का समय दिया जाए, इसकी नम्रता पूर्वक मांग में न्यायासन से करता हूँ। हाँ, इस विषय में अभियुक्त के वकील को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। 1 मिनट मिलोड, 1 मिनट मिलोड। सरकारी वकील के सुझाव का मैं पूरी तरह से विद्रोह करता हूं। पान थूकने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय काफी होने के बावजूद सरकारी वकील 4.5 मिनट के कीमती वक्त की मांग कर रहे, ये बात मेरे पक्ष के लिए घातक और विद्रोहपूर्ण है। इससे उनका समय बर्बाद करने का साफ मंतव्य जाहिर होता है। इसीलिए मेरे पक्ष का कहना है कि कोर्ट इस कार्य के लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय दें। लेकिन 10 सेकंड ही क्यों, 9.5 सेकंड ठीक रहेगा। ऑर्डर। बेडारे, अभियुक्त कोर्ट में बार बार नहीं बोल सकता, ये सामान की बात और है कि आपको कोर्ट के एटिकेट नए सिरे से सिखाने होंगे। हाँ, क्लर्क ऑफ द कोर्ट, इस उपस्थित परिस्थिति में कोर्ट की पूर्व परंपरा क्या रही है, क्या आप इसे बताएंगे? यस मिलॉर्ड, यस। पान खाकर कोर्ट की कार्यवाही चलाने की आम पद्धति ना होने की वजह से मेरा ऐसा मानना है कि मिलॉर्ड, इसकी कोई पूर्व परंपरा निर्मित ही नहीं हो सकी है। बल्कि मैं तो यूं भी कहूंगा कि पान खाकर कोर्ट में न्यायाधीश के बैठने का यह प्रसंग भी इस परंपरा में ऐसा पहला, अनोखा और एक तरह से अभूतपूर्व है मिलॉर्ड। हाँ, विषय में क्या अभियुक्त के वकील कोर्ट के सामने यह साबित कर सकेंगे कि पान थूकने के लिए केवल 10 सेकंड काफी है? यस, बाय ऑल मीन्स। Exactly 10 seconds, Milord. I think we must see by ourselves. ये न्यायालय है या पान थूकने का कंपटीशन? एक कर्णिक बग नाटक वाला इसमें तू। सुनिए, असली कोर्ट में भी ऐसे ही होता है क्या? नहीं, मेरा मतलब बड़ा मजेदार है। कोर्ट की बेइज्जती होगी, बोलो नहीं, चुपचाप सुनते रहो। हाँ, क्लर्क ऑफ द कोर्ट, समय क्या हुआ है? पता नहीं। मैं बताती हूँ जी, 15 सेकंड हुआ है। Not 10 but full 15 seconds. मैंने जितना कहा उतना ही वक्त मिला। हाँ, लेकिन पान खाने के इस विषय को लेकर कोर्ट का आधे से ज्यादा मिनट बर्बाद हो चुका है, इसलिए इस विषय पे ज्यादा चर्चा ना करते हुए कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और कोर्ट ये निर्णय लेता है कि इस तरह के व्यक्तिगत काम जिसमें पान खाना वगैरह शामिल है, हर व्यक्ति कोर्ट की कार्रवाई में बगैर बाधा पहुंचाए करके आ सकता है। साइलेंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। सामंत, ये पान वान वाली बात को तुम सही मत समझना, ये तो बस ऐसे ही मजाक में था। तुम बस कोर्ट की कार्रवाई पर ध्यान देना, कर ना, याद रखना, नहीं तो रात में सब घोटाला कर बैठोगे। नहीं, ठीक से तो देखे रहो, बात नहीं। खामोश, अदालत जारी है। रिपन तेज, चित्रपट तेज। मैं तो बस इस सामंत को समझा रही हूँ। अरे मजाक में कह रहे हैं काशीकर साहब। तो भी क्या, उठते बैठते बस बात सुन। ए बालू, नाउ बैक टू भ्रूण हत्या। अभियुक्त मिस लीला बेनारे, आपके ऊपर जो अभियोग लगाया गया है वो आपको मान्य है या अमान्य? अगर आप पर लगाया जाता तो आपको होता मान्य। अभियुक्त बेनारे, कोर्ट की प्रतिष्ठा किसी भी परिस्थिति में कायम रहनी चाहिए, नहीं तो सामंत को कोर्ट के कार्रवाई की करेक्ट जानकारी कैसे हो पाएगी? कोर्ट की कार्रवाई की या भ्रूण हत्या की कार्रवाई की? छी 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 छी, ये शब्द भी कितना घिनौना लगता है मुझे। भ्रूण हत्या क्या भ्रूण हत्या, छी।
आप मुझ पर कोई और अभियोग क्यों नहीं लगाते? जैसे 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 हाँ 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 होता है ना सामाजिक संपत्ति के अपहार का अभियोग। अपहार शब्द भी कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल अल्पोपहार जैसा या फिर उपहार जैसा। कहाँ बुरा है, अच्छा भला तो है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बाबा ये अभियोग। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की प्रतिष्ठा कायम रहनी चाहिए, घर पे भी वही, यहाँ भी वही। अरे खूब साले तो चला कमाल कर दिया बेनारे भाई भी तमाम बातों में। अभियोग बेनारे, वकील के अधिकार अपने हाथ में लेकर आपने कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए कोर्ट आपको चेतावनी देता है। और अभियुक्त आपको इसने काम के लिए एक मसाला पान देना है। यही तो सारी मुसीबत की जड़ है। अगर सीरियसली कुछ करना ही नहीं हो तो जाने दीजिए। जरा इसी सामंत को समझाना था, इसलिए कह रहा हूँ मैं। कम से कम ये सोचकर तो कोर्ट के नियम पालिए। प्लीज भाई, प्लीज बी सीरियस। प्लीज प्लीज प्लीज, आखिर ये खेल भी बच्चों का खेल होकर रह जाएगा नहीं तो। भाई सीरियसनेस तो सबसे पहले जरूरी है। हाँ भाई, मुझे नहीं तो समझेगा कैसे कि रात में क्या करना है। प्लीज भाई, ओके ओके ओके, नाउ बैक टू भ्रूण हत्या। वैसे भी अभियुक्त को न्यायमूर्ति को मसाला पान देकर इतना सम्मान करने की जरूरत नहीं थी। और जहां तक मेरे अभियोग का सवाल है, वो मुझे अमान्य है। मैं जो कि पिद्दी से झिंगुर की हत्या नहीं कर सकती, एक तिलचट्टी को नहीं मार सकती, फूल भी नहीं तोड़ सकती, एक भ्रूण की हत्या कैसे कर सकती हूँ? हाँ मतलब अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई तो स्कूल में लड़कियों को मारती हूँ। अब शरारत करेंगे तो मार खाएंगे। मार खाएंगे ना अगर शरारत करेंगे। रोकड़े, शपथ लेने के लिए गीता लाओ। अब इसके बाद सरकारी भाषण, यानी सरकारी वकील का भाषण। मिलो, अभियुक्त पर लगाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर। मिलोड, मातृत्व एक मंगलमय। आपको क्या पता? ऑर्डर ऑर्डर, चलिए। हाँ, कंटिन्यू। मिलोड, मातृत्व पवित्र है। हमने स्त्री को जगत जननी माना है। हमारी संस्कृति में स्त्री की सदा पूजा होती आई है। मातृ देवो भव, ये संस्कार हम अपने बच्चे को पालने में ही देते आए हैं। माता पर बच्चे का बहुत बड़ा दायित्व होता है। वो समय पड़ने पर अपनी जान की परवाह न करके अपने बच्चे का पालन पोषण और संरक्षण करता है। एक भूल गए सुखात में, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा संस्कृत में एक सुभाषित भी तो है ना। हाँ, और ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ऑर्डर ऑर्डर, ये सारी बातें स्कूल की निबंध की कॉपी से चुराई गई है। अभियुक्त मिस बेनारे, कोर्ट के अधिकार अपने हाथ में लेने की वजह से ये कोर्ट आपको फिर एक बार चेतावनी देता है। थैंक यू मिलोड फॉर द वैल्यूएबल एडिशन ऑफ द संस्कृत सुभाषित। तो सारांश ये है कि स्त्री क्षण काल की पत्नी और अनंत काल की माता है। अभी ठीक है, चल गया। रात में शो में ये मत करना। नहीं, इस बार बिना बजाय रहा नहीं गया। क्या सुंदर वाक्य था ना उनका। सत्य है, पर ऐसी स्थिति में यदि कोई स्त्री अपने जिगर के टुकड़े की कोमल गर्दन पर अपने राक्षसी पंजे धंसाकर उसका गला घोंट दे, तो एक प्रतिष्ठित नागरिक होने के नाते हम लोगों का क्या कर्तव्य रह जाता है? मिलोड, इतना तो आप भी जानते होंगे कि ऐसी पत्थर दिल और क्रूर स्त्री इस दुनिया में दूसरी नहीं है। अभियुक्त के हाथों एक अत्यंत ही अधम और नीच किस्म का अपराध हुआ है, और उनके इस अपराध को अब हम कुछ गवाहियों के आधार पर सिद्ध करेंगे। तो हमारे सबसे पहले गवाह है विश्वविख्यात साइंटिस्ट मिस्टर जीएन पोंक्षे। क्यों मिस्टर पोंक्षे, प्रसन्न हुए कि नहीं? भाई एकाएक मैंने आपको विश्वविख्यात बना दिया। मैं जीएन पोंक्षे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ, जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। गीता कुठे? भूल से ये डिक्शनरी आ गई। आखिर मैं भी क्या याद रखूं। बेचारा बालू, आप मेरा मजाक मत बनाइए, कह देता हूँ। चलिए, एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। अब ये वाली कार्रवाई ध्यान से देखो। हाँ ठीक। आपका नाम? आगे चलाइए, बारीकियां सब रात में। अच्छी बात है। आप अभियुक्त को पहचानते हैं? हाँ, खूब अच्छी तरह।
अभियुक्त के सामाजिक जीवन स्तर का वर्णन अब किस तरह से करेंगे? शिक्षिका उर्फ मास्टरनी। अभी तो अच्छी भली जवान हूँ। अभियुक्त विवाहित है या अविवाहित? ये बात आप अभियुक्त से क्यों नहीं पूछते? अरे भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब देंगे। लौकिक दृष्टि से तो अविवाहित ही कहा जाएगा। और अलौकिक दृष्टि से? बेड़ा रे भाई, संयम और संयम के महत्व को ना भूलिए। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आया। हाँ हेमंत सावंत, ये सब भी बस इसी समय रात में ये सब नहीं चलेगा, तब सब कुछ असली की तरह करना पड़ेगा, कड़ा ना? अरे भाई भगवान इन्हें कब संयम बख्शेंगे? मिस्टर पोंक्षे प्लीज, मिस्टर पोंक्षे प्लीज, अभियुक्त के नैतिक आचरण पर आप अपनी दृष्टि से किस तरह वर्णन करेंगे? सर्वसाधारण अविवाहित स्त्रियों की तरह? सर्वसाधारण अविवाहित स्त्रियों का ये क्या जाने आचरण वाचरण? नहीं, अलग तरह का। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर अभियुक्त जरूरत से ज्यादा ही कुछ ये है। जरूरत से ज्यादा क्या है? यानी पुरुषों के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही रहती है अभियुक्त। बेचारा पुरुष। मिस बेड़ा रे, आपकी हरकतों से कोर्ट के इस कमरे में बेअदबी हो रही है। अरे बाबा, इस कमरे में कैसे होगी बेअदबी? कोर्ट तो वहाँ बाथरूम में है। आपके मुंह लगना ही बेकार है। Now, Mr. Pongshe, yeah, nobody is serious. Mr. Pongshe, अभियुक्त का किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष के साथ कोई विशेष घनिष्ठ संबंध है या था? ध्यान से सुनिए, विवाहित या अविवाहित पुरुष से। हाँ है ना, खुद सरकारी वकील सुखात्मे के साथ है, न्यायमूर्ति मिस्टर काशीकर के साथ है, इस पोंक्षे के साथ है, कर्णिक के साथ है, और अगर जरूरत पड़ी तो इस बाड़ू के साथ भी है। बेनारे भाई पछताइएगा, कह देता हूँ। ऐसी दशा में ये मुकदमे का बच्चों जैसा खेल चलाने का क्या फायदा सुखात्मे? नोबडी इज सीरियस। वो वहां जाकर बैठे हैं, इनका ये हाल है, मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया जाता। इससे कई ज्यादा गंभीरता से तो मेरे नाटकों की रिहर्सल होती है। काय का बेड़ारी, आखिर मंशा क्या है तेरी? याद रख, अकेले तेरे पीछे रात का पूरा कार्यक्रम चौपट हो जाएगा। लेकिन मैं तो कोर्ट की मदद ही तो कर रही हूँ। रियासी, चला शुरू कीजिए, चलिए। मेरा जीव उब गया है, मैं बाहर जाके और ताजी ठंडी हवा खाकर आती हूँ। आप लोग लीजिए और चाटी आपका भी कर, ठीक है? अरे देखिए, अगर इस तरह से ही चलता रहा तो ये नाटक बैठ ही जाएगा। अब शुरू कर ही दिया तो फिर पीछे क्यों हटे? क्यों? हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है, चला। मिस्टर पोंक्षे, अब जरा सोच समझ कर जवाब दीजिए। अभियुक्त के रहन सहन में आपको कभी कोई चीज चुभी थी? तमाम चीजें। जैसे अभियुक्त के दिमाग में मुझे कई बार कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, यानी कई बार इनका व्यवहार ऐसा रहा है जो मेरी समझ से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इन्होंने मेरी शादी तय कराने के लिए क्या? मेरा मतलब देखिए अभी देखिए। Thank you, Mr. Pongshe. You can take back your seat now. Mr. Pongshe, the great scientist. Thanks, thank you. Now, Mr. Karnik. Mr. Karnik? Mr. Karnik, the great actor. क्या सुखात में तुम भी? अब शपथ, नाम, पेशा सब हो चुका है। अब आप एक अभिनेता। हाँ, और इस बात का मुझे गर्व है। उसे छोड़िए। अब ये बताइए कि आप अभियुक्त को पहचानते हैं? Do you know this lady? Yes, I think I know this lady. Think के क्या माने मिस्टर कर्णिक? Think माने सोचना या विचार करना। अगर आपको संदेह हो तो डिक्शनरी है यही। उसकी जरूरत नहीं है। आप अभियुक्त को पहचानते हैं या नहीं पहचानते? इन दोनों में से सही क्या है मिस्टर कर्णिक? Strange, कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं इन्हें पहचानता हूँ, लेकिन मैं इन्हें नहीं पहचानता। Truth is stranger than fiction. आपसे इनका परिचय कहाँ का है मिस्टर कर्णिक? परिचय हमारी नाटक मंडली का ही है। हम लोग अभिरूप कोर्ट का कार्यक्रम करते हैं जिसमें यह भी शामिल रहती है। सच क्या है मुझे ही स्मरण है। कार्यक्रम किस प्रकार के होते हैं मिस्टर कर्णिक? इस महत्वपूर्ण तथ्य को नोट कर लिया जाए। हाँ, नोट कर लिया जाएगा। आगे चलो। अच्छी बात। मिस्टर कर्णिक,
आप जिन नाटकों में काम करते हैं उनमें माता का वर्णन किस तरह से किया जाता है? अरे नहीं, आजकल के नए नाटकों में तो वो होता ही नहीं है। वो सब तो आधारित होते हैं जीवन की अर्थहीनता पर। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि मनुष्य है ही एक अर्थहीन। बस यही तो मुझे सख्त नापसंद है। मनुष्य का जीवन में कोई ना कोई ध्येय तो होना ही चाहिए ना। बिना ध्येय के इंसान इंसान नहीं, चूहा है। चूहा। उसकी चिंता छोड़िए ना मिलोड, चूहा है। मिस्टर कर्णिक, अगर आपको मातृत्व का वर्णन करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? जो बच्चे को जन्म दे वो माता। अरे ओ भाई, जन्म देने के बाद पाल पोसकर बड़ा करती है वो माता है, या अपने राक्षसी पंजे धंसाकर उसका गला घोट देती है वो माता है? इन दोनों में से सही व्याख्या क्या है मिस्टर कर्णिक? अरे व्याख्याएं तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि जन्म तो दोनों ही माताएं अपने बच्चे को देती है। अरे मातृत्व का अर्थ क्या है? बच्चे को जन्म देना। भाई जन्म तो पशु भी अपने बच्चे को देते हैं। अरे तो उसमें भी माताएं होती हैं। मैंने कब कहा कि माताएं सिर्फ इंसानों में होती है, पशुओं में नहीं। अरे वाह कर्णिक, भारी। भाई कर्णिक आज रंग में है। कर्णिक, ये रात में करना, अभी सीधे सीधे सवा जाओ होने दो। मिस्टर कर्णिक, अब जरा सोच समझकर जवाब दीजिए। अभियुक्त का नैतिक चाल चलन आपको कैसा लगता है? यानी कि इस मुकदमे के सिलसिले में या कि असली? 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 अरे तुम भी ना सुखात में, ये सारे प्रश्न मुकदमे के सिलसिले में होने चाहिए ना। हाँ और क्या, मुझे भी यही ठीक लगता है। उस तरह से देखा जाए तो अभियुक्त के नैतिक चाल चलन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मिस्टर कर्णिक, सचमुच नहीं पता है? हाँ सचमुच, कम से कम इस मुकदमे के सिलसिले में तो कुछ भी नहीं। मिस्टर कर्णिक, विशेष समय में विशेष परिस्थिति में आपने अभियुक्त को किसी संदिग्ध अवस्था में पाया था या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस, नो। नो, मैंने कहा देखा है, इसने देखा है, इस रोकड़े ने। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सच कहता हूँ, मेरी बात मानिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। Thank you, Mr. Karnik. You can take back your seat now. Mr. Karnik? Mr. Karnik, the great actor. सुखात्मा, now you are embarrassing me यार। ये कर्णिक, क्या देखा है उसने? अरे कहाँ कुछ देखा है, कुछ भी तो नहीं। मैंने तो बस यूं ही छेड़ दिया इसे। अपनी बारी में तुमने खो मुझे दिया था और मैंने इसे दे दिया। सुखात्मा साहब का खेल चलता रहेगा, ठीक किया कि नहीं? एकदम। मिलोड, मिस्टर रोकड़े की गवाही की इस मुकदमे में अत्यंत आवश्यकता है। उन्हें फौरन से गवाह के कटघरे में भेजा जाए। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। नहीं मानोगे तो यहाँ से चला जाऊंगा। रोकड़े चल। हाँ, तो मिस्टर रोकड़े, मिस्टर कर्णिक ने अपनी गवाही के बीच आपके नाम का जिक्र किया। Of course. Yes. क्या आपने इसे सुना था? इस पर आप कहां तक प्रकाश डाल सकेंगे? बालो, अब बिना झेपे मस्ती गवाही दे दे तो देख, अभी तेरा काम बन गया ना तो अगले प्रोग्राम में और चांस मिलेगा। हाँ, घबराने की बात नहीं है। 4 आदमी बीच बोलना चलना चाहिए, है कि नहीं साहब? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ तो मिस्टर रोकड़े बताइए, क्या देखा आपने वहां पर? मिस्टर रोकड़े, ईश्वर का स्मरण करके बताइए, क्या देखा आपने वहां पर? मिस्टर रोकड़े, विशिष्ट समय में विशिष्ट परिस्थिति में क्या देखा आपने वहां पर? आंसर प्लीज। अपना ये ना पहला ऐसा गाँव दूं। अरे उसमें घबराने की क्या बात है, उत्तर तो देना है। हाँ क्यों सावन? हाँ वैसे काम तो बहुत मुश्किल है, फिर भी चल बालू बोल लो। बालू बोल न मुन्ने आ आ ई ई उ री, बालू बोल बालू। चुप रहिए। हाँ तो मिस्टर रोकड़े बताइए। आप जरा देर चुप रहिए ना, रुकिए मैं सब कुछ बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था वहाँ उनके घर। किसके घर मिस्टर रोकड़े? आप बीच बीच में मुझे टोके नहीं। मैं गया था उनके घर, वो जो दामले साहब है ना उनके यहाँ। और प्रोफेसर दामले? अरे तब तो उनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे की बात होगी। हाँ ऐसी शाम का समय था, अंधेरा पड़ रहा था और ये वहाँ मौजूद थी। यही मैं रे भाई। अब हंसिए ना, अब बनाइए मजाक। ये वहाँ मौजूद थी, ये और दामले। सुनिए, ये सब इसी कोर्ट वाले खेल का हिस्सा, ये सच बात है। मिस्टर रोकड़े, शाम के वक्त जब अंधेरा हो चला था, आप प्रोफेसर दामले के कमरे में पहुंचे, तो क्या देखा आपने वहां पर? यस मिस्टर रोकड़े बताइए, क्या देखा आपने वहां पर? मिस्टर रोकड़े प्लीज। ये कुछ व्यक्तिगत सा होते जा रहा है ना? नहीं मिलॉर्ड, नहीं भाई, ये तो बस इसी खेल का एक अंश है। हाँ सचमुच ये व्यक्तिगत होते जा रहा है।
आपको मेरे व्यक्तिगत बातों पर कीचड़ उछालने का क्या हक बनता है? मैं चाहे प्रोफेसर दामले के घर जाऊं या किसी के भी घर जाऊं, दामले क्या मुझे खा रहा था? अरे मिस बेणारे, देखिए ऐसे मुकदमे के मजे को किरकिरा मत कीजिए। हाँ भाई, अरे खेल ही तो है ये। हाँ प्लीज प्लीज भाई, हाँ प्लीज भाई प्लीज। चला 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 चला। यस मिस्टर रोकड़े, बताइए क्या देखा आपने वहां पर? मिस्टर रोकड़े संकोच बिल्कुल मत कीजिए। हाँ दोनों बैठे थे। हाँ, और क्या देखा मिस्टर रोकड़े? और क्या देखा आपने? और बस इतना ही देखा। मगर ये सब देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अंधेरा पड़ रहा था और ये वहां मौजूद थी। अबोध है मुन्ना भी। अच्छा, फिर मुझे देखकर आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ने लगी थी? बोलिए बोलिए। दामले ने मुझे घर के बाहर काट दिया, नहीं तो फिर वो बुलाते हैं अंदर बिठाने के लिए। दामले ने तुम्हें वहां से क्यों काट दिया, ये तुम अपने दामले से ही पूछो। और मेरे चेहरे की जो हवाइयां उड़ी थी ना, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे सामने तुम्हें बेइज्जत किया था। मुझे बुरा लगा था देखकर कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही। मिलॉर्ड, मिस्टर रोकड़े ने जो कुछ भी देखा और वो आगे और कुछ क्यों नहीं देख सका, ये तो वही जाने। मगर निश्चय ही अभियुक्त का आचरण संदेहपूर्ण है। ये किसी अन्य व्यक्ति की नजर से देखने पर साफ जाहिर होता है। क्या आचरण संदेहपूर्ण है? मतलब कल को मैं अपने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में भी हो सकती हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा आचरण संदेहपूर्ण है? अरे 65 वर्ष के हमारे प्रिंसिपल सर कुछ समझते भी है? मिलॉर्ड, अभियुक्त का ये वाक्य प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नोट कर लिया जाए। मैं आपको 25 ऐसे आदमियों के नाम पते दे सकती हूँ जिनके साथ में अकेले घूमती फिरती हूँ। मिलॉर्ड, अभियुक्त का ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण इसे भी नोट कर लिया जाए। कौन सा 25? अरे 25 और आदमी के नाम पते वाली बातचीत के साथ ये घूमती फिरती है अकेली। और जब यहाँ आई थी ना, तो इस अकेले सामान के साथ भी थी। लिखिए, इसका नाम भी लिखिए। नहीं, भाई तो मेरे साथ में बहुत शराफत के साथ बातचीत कर रही थी, कोई गड़बड़ी नहीं, बस उस मोहिनी विद्या पर ही बातचीत हो रही थी। मिलॉर्ड, मोहिनी विद्या का उल्लेख भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण इसे भी नोट कर लिया जाए। लेकिन सुखात में ये कोर्ट की कार्यवाही के नियम में कहां तक ठीक बैठता है? अरे नहीं भी बैठता तो भी क्या हुआ, ये तो यूं ही हो रहा है। दिस इज जस्ट अ रिहर्सल भाई। यस, अ sheer गेम। वैसे यहाँ कौन सा सीरियस कोर्ट चल रहा है कि नहीं? सुखात में खूब मजा आती है। चालू दे। एक करनी, तेरा दोस्त तो अच्छा वकील मालूम पड़ता है, फिर इसकी वकालत क्यों नहीं चलती? हाँ भाई मैं सच कहता हूँ, उस मोहिनी विद्या में ऐसे कुछ नहीं है, सच कहता हूँ। बस समझ लीजिए कि वो हिप्नोटिज्म। अरे आइए यहाँ पे अरे सुखात में रुकने मत देना। चलो काशीकर भाई कसं वाटतंय? तो बड़ा मजेदार हो चला है। पहले इतना नहीं लगता था। रुकने मत देना सुखात में, चालू द्या। थैंक यू मिस्टर रोकड़े। नाउ मिस्टर सामंत। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, उत्तर ही तो देना है। हाँ, वैसे भी ये अभी प्रैक्टिस है, असली तो रात में। क्यों सुखात में? हाँ देखिए मिस्टर सामंत, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। होशियार हो। जानता हूँ कि रात में ही है, बस पहली बार कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी गड़बड़ी हो जा रही है और डर लग रहा है। शपथ ले लेता हूँ, फिर सुविधा हो जाएगी। चौबदार रोकड़े। वो शायद वहां गए भीतर, मैं खुद ही ले लेता हूँ शपथ। शपथ लेकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। मेरा मतलब कि इस मुकदमे में जैसा सच होता है ना, वैसे ही, यानी कि उस तरह से झूठी हुआ। मगर प्रैक्टिस के लिए शपथ ले रहा हुआ। बात यह है कि जानबूझकर झूठ बोलने का कलंक क्यों अपने माथे लूं? ईश्वर वगैरह को मानता हूं ना मैं। चलिए हो गई शपथ। कहिए कैसा रहा? देखा, वैसे डरता उरता नहीं मैं, बस पहली बार कर रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इधर से थोड़ा डालिए। हाँ, आप पूछिए। हाँ तो नाम पेशा वगैरह सब हो चुका है। आपको पूछना है क्या? पूछना है तो पूछ सकते हैं। अरे नहीं मिस्टर सामंत। हाँ मिस्टर सामंत, आप अभियुक्त को पहचानते हैं? हाँ, मगर ज्यादा नहीं। कुल 2-2.5 घंटों में ऐसी क्या पहचान हो सकती है? मगर हो तो गई है। भाई बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी आपके मन में इनके प्रति जो भावना उभरी है वो इतनी अनुकूल और विश्वसनीय नहीं लगती है ना? हाँ, नहीं लगेगी क्यों नहीं, जरूर लगेगी। मेरी माँ तो 1 सेकंड में चेहरा देखकर आदमी को परख लेती है, पर बेचारी को अब दिखाई नहीं देता, बूढ़ी जो हो गई है। अरे वो देखिए बेनारे भाई, सो गई है लगता। अरे बाबा जाग रही हूँ, जब चाहो तब नींद नहीं आती, कभी नहीं आती। मेरे साथ तो ऐसा झंझट नहीं है बाबा, मैं जब चाहूँ तब आ जाती है नींद। आपको? अरे नहीं भाई, मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। आती है तो तुरंत आ जाती है और नहीं आती तो 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, आती ही नहीं। सिर पर आंवले का तेल थूकते जाओ सुखात में, पूरा अंदर तक जज्ब हो जाने दो, फिर देखो कैसी नींद आती है। और इधर नींद आई नहीं कि उधर दिमाग एकदम शांत।
और दिमाग शांत न रहा तो भाई सामाजिक समस्याओं पर कितना भी सिर पीटते रहिए, हल होने की नहीं। दिमाग और हाजमा यही तो दो चीजें हैं जो शरीर को बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ? बिल्कुल ठीक। अरे मुझे जल्दी जल्दी पूछ कर मेरी छुट्टी कीजिए ना। अरे यस 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 मिस्टर सामंत। यस मिस्टर सामंत, मिस्टर रोकड़े ने अभियुक्त को मिस्टर दामले के कमरे में शाम के वक्त जब अंधेरा हो चला था देखा। बिल्कुल ठीक। उस वक्त कमरे में उन दोनों के अतिरिक्त और कोई भी मौजूद नहीं था। करेक्ट। अरे पर मुझे भी तो कुछ पूछे ना। पूछता हूँ ना। उसके आधे घंटे बाद आप वहां पर पहुंचे। कहा? अरे नहीं नहीं, वो कमरा तो बंबई में है और मैं रहता हूँ यहाँ इस कस्बे में। मैं कैसे पहुंच जाऊंगा वहां पर? अरे मैं तो ये भी नहीं जानता कि आपके प्रोफेसर दामले गोरे हैं कि काले। मैं कैसे पहुंच जाऊंगा उनके कमरे में? अच्छा तमाशा है, ये भी कोई पूछने का तरीका है? अरे मिस्टर सामंत, आप पहुंचे वहां। अरे वकील साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मिस्टर सामंत, मुकदमे में हम कुछ बातें काल्पनिक रूप से मान कर चलते हैं। और जब अभियोग ही काल्पनिक है तो क्या हुआ? सभी कुछ काल्पनिक है। सिर्फ अभियुक्त ही काल्पनिक नहीं है। देखा, मेरी पारी में सब गड़बड़ हो गया ना। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, आधे घंटे बाद मैं प्रोफेसर दामले के कमरे में पहुंचा। फिर आप ही बताइए। अरे मैं कैसे बताऊंगा? अरे तो और कौन बताएगा? अरे मैं ही तो बताऊंगा, पर बड़ा मुश्किल है ये। हाँ, अभियुक्त और प्रोफेसर दामले, रूम शाम का समय, अंधेरा होने लगा था। उसके आधे घंटे बाद खास अंधेरा, नाइट सीन, कॉलेज के कंपाउंड में सन्नाटा। हाँ पूछिए। तो जब मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ कि दरवाजा बंद। दरवाजा बंद? हाँ हाँ, दरवाजा बंद, बाहर से नहीं अंदर से। मैंने दरवाजा खटखटाया, ठक ठक। नहीं नहीं, घंटी बजाई, टिंग टोंग। दरवाजा खुला। मेरे सामने एक अपरिचित आदमी खड़ा था। सोचिए वो अपरिचित आदमी कौन रहा होगा? सोचिए सोचिए। अरे वही प्रोफेसर दामले। मैं उन्हें पहली बार देख रहा था ना, तो मेरे लिए तो अपरिचित लगे ही होंगे। वाह जी सामंत, वाह, गवाही दे रहा है ये तो मेरे सामने प्रोफेसर दामले खड़े थे। मुझे देखते ही झुंझला कर बोले, किससे मिलना है? प्रोफेसर दामले का ठीक तरह से वर्णन कर रहा है ये। मैंने कहा प्रोफेसर दामले से। बोले वो इस वक्त घर पर नहीं है, और एकदम से धड़ से दरवाजा बंद कर लिया। 1 मिनट तो सन खड़ा रहा इस उलझन में, उलझा रहा कि लौट जाऊं या फिर घंटी बजाऊं। फिर याद आया कि मुझे मेरा काम भी तो जरूरी है। कौन सा काम? अरे कौन सा यानी क्या, कुछ भी समझ लीजिए। हाँ मान लीजिए मुझे प्रोफेसर दामले का भाषण तय करना था। भाषण देते हैं ना वो? नहीं नहीं, प्रोफेसर है ना इसीलिए पूछा। देते ही होंगे। बस यही सोचता हुआ वहां खड़ा रहा कि अपना भाषण निश्चित किए बिना कैसे लौट जाओ। इतने में कमरे में से मेरे कानों में रोने की आवाज आई। रोने की? हाँ हाँ, रोने की, दबी हुई स्फुट आवाज, वो भी किसी स्त्री की। यस। पल भर वो वहां ठगा सा खड़ा रहा। वो यानी कि मैं ये समझ ही नहीं पाया कि आखिर रो कौन रहा है। यानी कि ये बात तो मेरे मन में भी साफ थी कि वो स्त्री प्रोफेसर दामले के घर की नहीं रही होगी। तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे? तो उसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि उस स्त्री के रोने का ढंग ही कुछ ऐसा रहस्यमय था, और आवाज इतनी दबी हुई तथा स्फुट थी कि वो स्त्री उस घर की लगी नहीं रही थी। अपने घर में कोई चोरी चोरी क्यों रोएगा भला? बस इसी दुविधा में वहां खड़ा था कि इतने में मेरे कानों में बातचीत की कुछ भनक पड़ी। बातचीत क्या थी? वे बातें आपने पूछ सकते, ये वकील साहब यही पूछेंगे। मिस्टर सामंत, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या की वो बातचीत? कौन बोल रहा था? अरे दबी दबी आवाज में सिसकियां ले रही थी, उसके अलावा कौन बोल रहा होगा? अरे राम, कम से कम ये तो बता कि वो मरी थी कौन? आप भी नहीं पूछ सकते, वकील साहब यही पूछेंगे। इतना तो मैं भी सीख गया हूँ। अरे मिस्टर सामंत, मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन इसके पहले आप ये बताइए कि आपके कान में जो बातचीत की फनक पड़ी वो क्या थी? कौन बोल रहा था? ये बातचीत यह थी, ये सारी बातें बताओ। भाई जितनी याद है उतनी सारी कह डालिए, मगर कहिए। मुझे ऐसे परिस्थिति में आप छोड़ कर जाएंगे तो मैं जाऊंगी कहाँ? वो वही ऐसे पूछ रही थी। मैं क्या जानूं? अरे तो और कौन जानेगा? अरे नहीं नहीं, मैं तो स्त्री के प्रश्न का जवाब बता रहा हूँ जो प्रोफेसर दामले ने उसे दिया था। अच्छा। तुम कहा जाओगे ये तुम जानो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुझे तुमसे थोड़ी सहानुभूति है, पर मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता। मैं अपने प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डाल सकता। इस पर मुझे तबाह कर तुम अपनी प्रतिष्ठा की दुहाई दे रहे हो। बड़े निष्ठुर हो तुम। इस पर
निष्ठुर तो सारी दुनिया ही है। आई सी। कमाल है, सचमुच कमाल है। मुझे ऐसे परिस्थिति में आप बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारी मृत्यु से मुझे तकलीफ जरूर होगी। सिंपली थ्रिलिंग। मगर ये जान लो कि तुम्हारी इन धमकियों में मैं आने वाला नहीं हूँ। मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता। तो ये जान लीजिए कि आप पर एक नहीं हाँ दो हत्याओं का पाप लगेगा। आप इससे बच नहीं सकते। इस पर एक भयंकर अट्टहास। झूठ है ये सब। सो तो है ही, उससे क्या? झूठ है फिर भी कितना असरदार है। तुम आगे बताओ जी सामंत। ये सब बकवास बंद करो। भाई हुआ क्या? मगर बनावटी है ये सब। सो तो है। इसका एक रत्ती भी सही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो इस किताब में से कह रहा हूँ। देखिए ना मिस्टर सामंत, एक भयंकर अट्टहास हुआ। उसके बाद अगर सामंत तुमने इसके आगे एक शब्द बोला तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर सामंत, गिर दूंगी, मिट्टी में मिला दूंगी, सब चकनाचूर कर दूंगी मैं। अरे बेटा रे, जब तो अपने मन में इतनी साफ है तो फिर इतना चीख पुकार कोहराम क्यों? तुम सब लोगों ने एक घिनौना खेल रचा है मेरे साथ। जाल बिछाया तुम लोगों ने। भाई सचमुच ऐसा कुछ नहीं है सचमुच भाई। मिस्टर सामंत, एक भयंकर अट्टहास हुआ। उसके बाद वो अज्ञात स्त्री क्या बोली? अरे रुकिए तो जरा, मैं पहले पेज तो मिस्टर निकालो। सामंत, पेज तो निकालो पहले। मिस्टर सामंत, पेज तो मिस्टर सामंत प्लीज। अगर तुमने इसके आगे एक शब्द बोला ना तो देखिए मिलॉर्ड, इस संपूर्ण प्रसंग को लिखा पढ़ी में शामिल कर दिया जाए। खुद कर लीजिए लिखा पढ़ी। लिख पढ़ लीजिए जो कुछ कर सकते हैं। मैं भी देखती हूँ क्या बिगाड़ दोगे। अरे ये क्या हुआ भाई को एकदम से? ये कैसा उलझाव पैदा हो गया सारे तमाशे में। देखा ना सुखात में, आजकल का सामाजिक वातावरण ही पूरा उलझा भरा है। किसी भी चीज में निर्मलता नहीं रह गई। इसीलिए मैं कहता हूं काशिका कि हम जैसे सुलझे हुए दिमाग के व्यक्तियों को इस प्रसंग पर अत्यंत गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। बिल्कुल ठीक कहते हो। लेकिन सिर्फ सोचने विचारने से काम नहीं चलेगा। हमें हमारे ख्यालों को अमल में लाना पड़ेगा। एक्शन क्यों करने? यस, एक्शन। राइट। भावनाओं में डूबने उतरने की जरूरत नहीं है साथियों। यहाँ तो हम सबको मिलकर वी मस्ट एक्ट। मगर मैं पूछता हूँ कि आखिर मामला क्या है? सुखात में तुम बोलो। That is the mystery. But I think I know the answer to this mystery. क्या? अरे साथियों, सीधा तर्क है। मिस्टर सामंत ने किताब में से जो बातें कही या गढ़ी उनमें तथ्य है। It holds water. अरे देवा, इसके माने ये बेड़ा रे अपने प्रोफेसर दामले के साथ। Yes, beyond a shade of doubt. मुझे तो पहले से ही मालूम था। भाई लगता है दरवाजा बाहर से बंद हो गया। मैं देखता हूँ। हाँ, दरवाजा बाहर से बंद हो गया है। अब मुझे पता है कि बाहर भी कोई नहीं होगा जो दरवाजा खोलेगा। अरे जब कोई बाहर से आया ना, उसने कड़ी ठीक से खिसका ही नहीं, इसीलिए ऐसा लफड़ा हुआ है। रुके, फिर भी मैं देखता हूँ। आओ पुण्य आहे का बाहेर, दरवाजा बंद झालाय। लो, कोई भी नहीं है बाहर। हो गया दरवाजा बंद। ऐसी परिस्थिति में सुखात में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हम अपने इसी मुकदमे को और आगे बढ़ाते चले। जी हाँ मिलॉर्ड, गवाह के कटघरे में सबसे पहले अभियुक्त को ही बुलाया जाए। चला बेटा रे भाई, चलिए चलिए कटघरे में चलिए। अरे कमाल है, न्यायासन के सामने उसकी ये बेदबी। रोकड़े क्यों नहीं? मीना मैं ले चलती हूँ जी, आखिर उसकी जरूरत ही क्या है। चल दो बेटा रे। मिलॉर्ड, इस मुकदमे की बदली हुई अत्यंत गंभीर स्थिति को देखते हुए मेरा यह ख्याल है कि अगर न्यायमूर्ति भी अपना गाउन धारण कर ले तो यह प्रभावशाली लगेगा। एग्जैक्टली। रोकड़े गाउन देखो।
शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. अरे मूर्खा, गाऊन दाखव मतलब गाऊन लाके दो मुझे. मिसेस काशीकर, मिस्टर कर्णिक, मिस्टर पोंक्षे, मिस्टर सब, अब सब लोग क्रम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए. ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. हे काय? अरे अरे क्या है ना काशीकर कि बचपन से ही पिताजी ने ये आदत डाल दी. जब भी कभी किसी शुभ कार्य के लिए निकलना होता है अपने कुल देवी को याद कर लेता हूँ. इससे क्या है कि मन को एक पवित्रता मिलती है, एक अजब ही तरह का जोश मिलता है. चला तरता नाउ बैक टू बिजनेस. अभियुक्त को शपथ दिलवाई जाए. चलिए बेनारे भाई शपथ ग्रहण कीजिए. मीना मीना रुको जी, मैं दिला देती हूँ शपथ. चल का बेटा रे, बोल. मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी. बोल चल. अरे कमाल है. चला कर समझ लो कि ले ली शपथ. हाथ तो डिक्शनरी के ऊपर रखा हुआ था ही. अब पूछो जो कुछ पूछना है सुखात में. विचारा. आपका नाम मिस लीला दामले. अरे नहीं नहीं बेनारे, दामले तो प्रोफेसर साहब है. तू भी बीच बीच में बोलता है, उसके बोलने देना. आपका नाम मिस लीला बेनारे. मिस बेनारे, क्या आप कोर्ट को अपनी उम्र बताएंगी? मी काय म्हणते, वही क्यों बताए उम्र? मुझे है ना अंदाजा. समझ लो कि 32 के ऊपर ही होगी. एक आध बरस ज्यादा हो सकती है मगर कम नहीं. चेहरा ही बता रहा है इसका. थैंक यू मिसेस काशीकर. मिलोड, मिस बेनारे की खामोशी से और मिसेस काशीकर के एडिशन से हमें हमारे प्रश्न का जवाब मिल चुका है. इसलिए वी टेक द क्वेश्चन बैक. ठीक है, कोई बात नहीं. मगर सुखद में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब हमें बाल विवाह की प्रथा को फिर से समाज में स्थान दिलाना चाहिए. एक बार शादी करा दो, ससुराल रवाना कर दो, फिर देखो सारी बदचलनी बिल्कुल बंद. मैं तो कहता हूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, धोंडो केशव और आगरकर ने हमारे समाज का अहित ही किया है. दिस इज माय फ्रैंक ओपिनियन. मिस बेनारे, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? अपने इस प्रश्न को मैं आपके सामने दूसरी तरह से रखता हूं. आपके जीवन में विवाह के अवसर को लेकर कितनी शामें आई और क्यों गुजरी? कृपया करके बताइए. आंसर. मुझे तो लगता है कि ये सीधे पूछने से कुछ कबूलेगी ही नहीं. मिलोड, अभियुक्त से की जाने वाली जिरह फिलहाल के लिए रोक दी जाए. बाद में जरूरत पड़ने पर फिर से की जा सकती है. अरे चलिए नेक्स्ट विटनेस. मिसेस काशीकर. ये देखिए, इसे कहते उत्साह. नाम लेने की देर तक हाजिर. तो फिर उसमें इतना ये करने की भी जरूरत नहीं है. चला तो शपथ तो हमने ले ली. बेनारे ने और मैं एक साथ समझो दोनों की होगी. और फिर वैसे भी मैं तो सब सच ही सच कहूंगी. मीना भी कोणाच्या बापाला सुखात में विचारा. ठीक है मिसेस काशीकर, क्या आप ये बता सकती हैं कि मिस बेनारे अब तक इतनी उम्र तक गैर शादीशुदा क्यों और कैसे रह गई? त्याग काय. अरे जो शादी नहीं करेगी वो तो गैर शादीशुदा रहेगी ना. That's it. मगर फिर भी जिंदगी के 32 बरस तक 34 सुगात में दिनावर 4 34. ठीक है मिलो, 34 बरस तक एक भले घर की पढ़ी लिखी लड़की का. लड़की? अरे औरत कहो औरत. ये लड़की है, फिर मैं तो अभी अच्छी खासी जवान हूँ भाई. मिसेस काशीकर, फिर भी विवाह न करने का कारण क्या हो सकता है? कारण भारण कुछ नहीं है सुखात में. जिसको करनी होती है ना उसकी डंके की चोट पर हो जाती है. तो क्या आप ये कहना चाहती है कि मिस बेनारे शादी करना ही नहीं चाहती थी? और क्या. अरे जब बिना शादी किए ही सब कुछ मिल जाए तो फिर जरूरत ही क्या है. आजकल तो सभी जगह पर यही चल रहा है. सुख अच्छा लगता है मगर जिम्मेदारी नको. मीठा मीठा और
अरे बताती हूँ सुखात में, हमारे समय में एक से एक काली कलूटी नकटी कुबड़ी लड़कियों की शादी हो जाती थी। ये जो पैसा कमाने की लत है ना सुखात में, यही सब बुराई की जड़ है। सब भ्रष्टाचार इसी कमाऊपन की हवस के पीछे फैल रहा है। अरे समाज में सारी गंदगी इसी के कारण तो हो रही है। मिसेस काशिकर, आपने अभी अभी बताया कि जब बिना शादी के ही सब कुछ मिल जाए तो फिर जरूरत क्या है? और क्या, ये तो है ही। तो आपका इस सब कुछ से क्या मतलब है? कृपया करके बताइए मिसेस काशिकर। कैसी बात करती हो तुम भी? इसमें शर्माने की क्या बात है? उत्तर ही तो देना है। उम्र बढ़ गई लेकिन दिमाग वही का वही। हाँ, मेरी उम्र की बात मत उठाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। आंसर। अरे सब कुछ माने वही सब जो शादी के बाद गृहस्थ में मिलता है। लेकिन मिसेस काशिकर, मिस बेड़ारे के बारे में आपको ये बात कहना कुछ अनुचित नहीं लगता? कुछ नहीं है सुखात में, कुछ नहीं लगता। अरे आजकल तो सभी जगह पर यही चल रहा है। अरे औरों की छोड़िए, सिर्फ मिस बेड़ारे के बारे में बताइए। क्या आप अपनी बात का कोई सबूत दे सकती है? और अगर हाँ भाई दे सकती है तो दीजिए तुरंत। और क्या सबूत चाहिए? अरे इसका व्यवहार ही बता रहा है सब कुछ। बस इतना समझ लो कि अपने पहचान की है इसलिए कुछ कहा नहीं तो इस तरह से मर्दों के बीच में भाई कहती हूँ कितने ही पहचान के क्यों ना हो वे लोग, लेकिन औरतों को इस तरह से नंगा नाच नहीं नाचना चाहिए। अरे इसकी भी कोई हद है कि नहीं? बाप रे बाप, कितनी जोर जोर से हंसेगी, गाएगी, नाचेगी, ठिठोली करेगी, ना दिन का पता ना रात का, कुछ फर्क ही समझ में नहीं आता। अरे किसी भी मर्द के साथ अकेली घूमती फिरती रहती है ये। लेकिन मिसेस काशिकर, इन सब बातों से इंसान के दिमाग का खुलापन जाहिर होता है। बस खुला उलापन कुछ नहीं सुखात में। बेहयाई कहो बेहयाई, सभी बात में बेहयाई। अब कहना नहीं चाहिए लेकिन बात निकल ही गई है तो कह रही हूँ। जब रात में कार्यक्रम खत्म होने पर इसे घर जाना होता है तो इसे प्रोफेसर दामले ही क्यों याद आते हैं? बोलो। ऐसी कार्यक्रम खत्म होने के बाद घर जाने के लिए मिस बेड़ारे को प्रोफेसर दामले की ही संगत की जरूरत होती है। और नहीं तो क्या, एक दफे तो ये और मैं, अभी सितंबर की बात है, सितंबर की बात है ना जी। एक गवाही में दूसरी गवाही की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो कहना है वो कहो। हाँ, सितंबर ही था। ये अकेले घर जा रही थी तो हम लोगों ने कहा कि हम छोड़ देंगे तुझे घर तक, लेकिन ये तो न जाने किस समय उसी दामले के साथ उड़ गई और जब तलाश करने लगे तो देवी जी नदारद। पेक्यूलियर। अभी जरा देर पहले कैसे कोहराम मचाए हुए थी कि सब झूठ है, जाल है, अब बोल फूट नहीं है इसके। ऐसे ही समझ लो सच बात के कोई सींग पूछ थोड़ी ना होते हैं। लेकिन मिसेस काशिकर, प्रोफेसर दामले तो बाल बच्चेदार गृहस्थ है। और क्या, अरे 5 बच्चे हैं उनके। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि मिस बेड़ारे एक बुजुर्ग आदमी की संगत की इच्छा से उनके साथ गई हो। और हम क्या कोई लुच्चे लफंगे हैं? और मान लो प्रोफेसर दामले बुजुर्ग है तो फिर ये बाड़ू क्या है? बोलो। इसका क्या हुआ? अरे वही तो बताने जा रही हूँ। इस बेड़ारे ने तो बाड़ू के साथ भी कार्यक्रम के बाद अंधेरे में छेड़खानी की थी। ये बात तो उस बेचारे ने अपने मुंह से बताई थी। हो कि नहीं रे बाड़ू? ओह नहीं। थैंक यू मिसेस काशिकर, आपकी गवाही पूरी। मिलॉर्ड, मिस्टर रोकड़े की गवाही की इस मुकदमे में अत्यंत आवश्यकता है। उन्हें फौरन से गवाह के कटघरे में भेजा जाए। क्यों मिस बेड़ारे, खेल में अब कुछ रंग आया कि नहीं? मिस्टर रोकड़े, मिसेस काशिकर ने आपके और मिस बेड़ारे के संबंध में एक बहुत ही उत्तेजक बात इस कोर्ट के सामने रखी। हो ना बाड़ू? हाँ, तो मिस्टर रोकड़े, उस रात कार्यक्रम के बाद जो भी घटा, अच्छा या बुरा, मजेदार या बेमजा, वो सब कोर्ट को बतलाना आपका फर्ज है। तो कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर मिस्टर रोकड़े, कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकले और भीतर रह गया ये दोनों। तभी इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इनसे कहा ये सब ठीक नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, आपके ऊपर ये सब शोभा नहीं देता। फिर मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया तो ये पीछे हट गई। मुझसे कहने लगी इस घटना के बारे में किसी से कुछ कहना नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर बैठूंगी। और फिर मैंने इनके एक थप्पड़ लगा दिया। अभियुक्त ने रोकड़े जैसे कम उम्र के छोकरे के साथ, जो कि उसके छोटे भाई के समान है, एकांत में छेड़खानी की। इतना ही नहीं, अपने कुकर्म को छिपाने के लिए उसने उसे डराया धमकाया भी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अभियुक्त अपना पापाचरण
गुप्त रखना चाहती थी। सुखात में मेरी गवाही लो। कॉल मी इन द विटनेस बॉक्स। कम ऑन सुखात में, कॉल मी। यस सुखात में, कॉल पोंक्षे, कॉल हिम। यस मिस्टर पोंक्षे, अभियुक्त मिस लीला बेड़ारे के बारे में बताने योग्य मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इनसे सिर्फ ये पूछिए कि ये अपने पर्स में टिक 20 क्यों रखती? ओगो भाई, ये तो नई बात पता लगी, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं घर ले जा रही होगी ना। खटमल मारने वाली ये विषैली दवा है, आप जानते ही होंगे। टिक 20 जैसी महाविषैली दवा आपने अभियुक्त के पर्स में कब और कैसे देखी? कृपया करके बताइए मिस्टर पोंक्षे। हाँ, इनकी एक छोटी छात्रा मेरे घर के बगल में रहती है। करीब 10 दिन पहले एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, हमारी मिस ने आपको ये दिया है। टिक 20? नहीं, वो लिफाफे में बंद एक खत था। जब मैंने लिफाफा खोला तो उसके अंदर और एक लिफाफा था जो कि बंद था। उसके अंदर एक चिट थी। उस चिट में लिखा था कि आप मुझसे भेंट कर सकोगे, मुझे कुछ जरूरी काम है। दोपहर 1:15 बजे स्कूल के पीछे वाले उडपी होटल में आ जाइए, मैं भी वहां पर आ जाऊंगी। जाहिर सी बात है, बात मुझे कुछ जची नहीं। फिर मैंने सोचा मजा लेने में क्या हर्ज है, इसलिए मैं भी वहां जा पड़ा। 5 मिनट बाद मिस बेड़ारे लोगों की नजर बचाती हुई होटल में दाखिल हुई। आते ही वो मुझसे बोली, यहां नहीं, अंदर बैठते हैं, फैमिली रूम में, यहां लोग देख लेंगे। हम अंदर जाकर बैठे, चाय आई। मिस बेड़ारे का जो काम मुझसे होना था वो हो जाने के बाद रुमाल निकालने के लिए इन्होंने पर्स खोला और पर्स खोलते ही एक शीशी बाहर निकलकर गिर गई। और वो शीशी टिक 20 थी। थैंक यू मिस्टर पोंक्षे। लेकिन मिस्टर पोंक्षे, इसके पहले आप दोनों में क्या बातचीत हुई थी? मेरा मतलब है कि वो काम क्या था जिसके लिए इन्होंने आपको वहां बुलाया था? इन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी। क्या? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है सुखात में। यस मिलॉर्ड, इट इज एंड इट विल बी। क्या इन्होंने आप पर कुछ प्रेम होने की बात बतलाई थी मिस्टर पोंक्षे? नहीं, मगर इन्होंने मुझे कहा कि ये गर्भवती है। क्या? सच कह रहा हूं पोंक्षे, और क्या झूठ कह रहा हूं? ये तुम नीचे बैठो। The cat will be out of the bag। लेकिन पोंक्षे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इसने अपने गर्भवती होने की बात बताकर शादी तुमसे यानी कि एक तीसरे व्यक्ति से करने की इच्छा प्रकट की। एग्जैक्टली। तो इस पर क्या आप एक मानवतावादी उदार दृष्टिकोण रखकर सवत्स धेनु को बिहाने को तैयार हो गए? जवाब जाहिर है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे बीच के संभाषण का मैं पूरा ब्यौरा दे सकता हूं। नहीं पोंक्षे, तुम कुछ नहीं कहोगे, कसम है तुम्हें। यस मिस्टर पोंक्षे, उस दिन आपके और इनके बीच हुए संभाषण का ब्यौरा दीजिए। सुखात्मे को जानते हो ना? अच्छा वकील है, लेकिन उसकी वकालत ही नहीं चलती। बेचारे का नसीब ही खोता है। बट ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। इंटेलिजेंट कुछ ऐसा तो नहीं लगता है। ये और मिस्टर और मिसेस काशीकर के बारे में पता है ना? मिसेस काशीकर का और बाळू का चल रहा है। वो तो सबको पता है। सबको पता है? मुझे लगा सिर्फ मुझे ही पता है। और तुम्हारी कहीं बात चल रही है कि नहीं? नहीं, जब तक मुझे मेरे मन की नहीं मिलती मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम्हारी मन की मानी कैसी? साधारण रूप से लड़कियां मूर्ख होती हैं। क्या? मेरा मतलब ये मेरा अपना ख्याल है, बट आई वॉन्ट अ मैच्योर पार्टनर। मैच्योर यानी बुद्धि की परिपक्वता। और बुद्धि की परिपक्वता आती है अलग अलग तरह के अनुभव लेने से, अलग अलग तरह की जिंदगियां जीने से। क्या ऐसी कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? है, लेकिन उसका अनोखापन तुम्हारी समझ में आना चाहिए। अनोखापन यानी? प्यार में उसे भयंकर धोखा मिला है, और शायद ठीक ही याद है, उस प्यार का फल उसके पेट में है। बेचारी के साथ बड़ा अन्याय हुआ। कौन था वो अधम आदमी? कृपा करके उसे अधम ना कहो। उस लड़की ने तो उस लड़के के बुद्धि से प्रेम किया, लेकिन उस लड़के को दिखाई दिया सिर्फ उस लड़की का शरीर। क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे? वो बेनारे भाई, ये क्या बोलता तुम्ही? क्या मैं आपको छिछला व्यक्ति नजर आता हूँ? क्या आप मेरा अपमान करना चाहती है? अरे मोक्ष, तुम तो एकदम सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी मैं।
हाँ, मजाक ही तो था ये। मगर इनकी आंखों में जो आंसू थे वो असलियत जाहिर कर रहे थे। और वैसे भी दामले अपने परिवार में इसे स्थान नहीं देगा। The cat is out of the bag. काश! क्या हुआ मिस्टर बोंगशे? मैंने नाम न लेने की शपथ ली थी। It doesn't matter, Mr. बोंगशे. It doesn't matter at all. असावधानी में टूट जाने वाली शपथ का पाप नहीं लगता और फिर कोर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं लगता। थैंक यू मिस्टर बोंगशे। अब अभियुक्त की गवाही। Wait! इस मुकदमे के सिलसिले में मुझे भी कुछ जरूरी जानकारी देनी है। मिस्टर कर्णिक, इन द बॉक्स। अभियुक्त मिस बेड़ारे और रोकड़े के संवाद में जो कुछ तथ्य मिस्टर रोकड़े ने इस कोर्ट के सामने रखे वो सरासर झूठ है। आपसे क्या मतलब? इसलिए कि इस प्रसंग में जो कुछ कहा गया और जो कुछ घटित हुआ, दुर्भाग्य से उसका मैं भी साक्षी। जो कुछ हुआ वो इस प्रकार था। अभियुक्त मिस बेड़ारे ने रोकड़े को घेरा। क्या सोचा तुमने? मैं वहीनी के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे मजबूर मत कीजिए। अरे वहीनी की गुलामी कब तक करते रहोगे? देखो देखो, मैं तुम्हारा सारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर तुम आत्मनिर्भर हो जाओगे। हाँ, इसका कोई अर्थ नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी तकदीर होती है और अगर मैं आपकी इस अवस्था में आपसे शादी कर लूंगा तो दुनिया मेरे मुंह पर थूकेंगी। आज तक हमारे खानदान में ऐसा नीच काम किसी ने नहीं किया। मिस्टर कर्णिक, अब तक कोर्ट के सामने आया हुआ संपूर्ण प्रसंग सही है। सिर्फ थप्पड़ किसने किसको मारा इस पर आपकी राय भिन्न है। ये मेरी राय नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। That's so, मिस्टर कर्णिक। मिलॉर्ड, मुझे इस मुकदमे के सिलसिले में कुछ और भी अपने आप को क्या वकील वगैरह समझते हो? सीधे सीधे न्यायमूर्ति महाराज कहो। सॉरी माय बैड। न्यायमूर्ति महाराज, अभियुक्त मिस बेड़ारे का एक मौसेरा भाई है जो कि मेरा भी फ्रेंड है। यानी कि परिचय यूं ही संयोग से हो गया था हमारा, यही दादर जिमखाना के क्रिकेट मैच में। यानी कि बैचलर्स 11 के उस मैच में हम दोनों का एक संयुक्त फ्रेंड भी खेल रहा था और वो फ्रेंड जो कि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, अभियुक्त का मौसेरा भाई भी है। यह सूचना मुझे मेरे फ्रेंड ने दी थी। मेरा फ्रेंड अभियुक्त को जानता है और अभियुक्त भी मेरे फ्रेंड को जानती है। यानी कि अभियुक्त के बारे में उसे खूब जानकारी है। जैसे कि एक दिन उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वो भी केवल 15 साल की उम्र। मगर क्यों क्या? प्यार से मिलने वाली निराशा में, और वो भी अपने ही मामा के प्यार में। मामा अर्थात माँ के भाई से अनैतिक संबंध। सुखात में वाह, व्यभिचार की चरम सीमा। सुखात में अब मुझे कोर्ट की परंपरा को तोड़कर कटघरे में आने की इजाजत दो। आस्क मी आस्क। यस मिलॉर्ड, यस। इस मुकदमे की बदली हुई अत्यंत गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वयं न्याय देवता को गवाह के कटघरे में बुलाने की इजाजत। परमिशन ग्रांटेड। तो हुआ ये कि मुंबई के जाने माने नेता श्री नाना साहब शिंदे के घर मेरा काफी आना जाना है। अर्थात सामाजिक कार्य की रुचि उनकी और हमारे बीच की कड़ी है। वो बात यहाँ नहीं। तो हुआ ये कि एक रात को किसी कार्यवश मैं नाना साहब शिंदे के घर पहुंचा। मैं अभी बैठा ही था कि किसी बातचीत ने मेरा ध्यान खींचा। हाँ ठीक है, आपके बारे में हो रही जांच पड़ताल के बारे में मैं सोचता हूँ क्या हो सकता है। अब 2 दिन बाद आइए। उस बातचीत में आ रही एक आवाज हमारे नाना साहब शिंदे की थी, लेकिन दूसरी आवाज भी कुछ जानी पहचानी से लगी। मैं यह स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में नाना साहब शिंदे बाहर निकल आए और मैं उसी विचारधारा में उनसे तपाक से पूछ बैठा, कौन था? अरे ये एक हाई स्कूल शिक्षा मंडल की शिक्षिका बहुत दिनों से यहाँ के चक्कर लगा रही है कि इसके बारे में हो रही जांच पड़ताल को रोक दिया जाए।
अब शिक्षिका जवान है ना, इसलिए सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकता, इसलिए 2 दिन बाद फिर से बुलाया है। वो स्त्री कौन है ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हो बैठा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो स्त्री और कोई नहीं, यही बेनारे बाई है। हूबहू यही आवाज, कोई शक नहीं। आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैं दावे के साथ कैसे कह सकता हूं, तो हुआ ये कि जब आज सवेरे नाना साहब शिंदे के घर उनके जन्मदिन पर पहुंचा तो वो जोर जोर से किसी से बात कर रहे थे। हेलो, हाँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। विवाह से पहले गर्भ धारना बिल्कुल साफ अनाचार है। ऐसी औरत को तो फौरन नौकरी से निकाल देना चाहिए। आप आज ही दस्तखत के लिए कागजात भिजवाइए। ऐसी औरत को नौकरी से निकाल देना चाहिए। आप बताइए, ऐसी परिस्थिति में किस स्त्री की तस्वीर आंखों के सामने आती है? मैं तो कहूंगा कि यही बेनारे बाई ही है। आप कल खुद जान जाएंगी जब इनके घर पे वो ऑर्डर पहुंच जाएगा, नौकरी से निकाले जाने का ऑर्डर। बस कोर्ट की रिकॉर्ड के लिए मुझे इतना ही कहना था। प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू। थैंक यू मिलॉर्ड। इस आखिरी गवाही के बाद, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण थी, हमारी गवाहियां पूरी। द केस फॉर द प्रोसिक्यूशन रेस्ट्स। गुड। नाउ अटॉर्नी फॉर द अक्यूज्ड। 1 मिनट मिलॉर्ड, 1 मिनट। मिलॉर्ड, हमारे सबसे पहले गवाह है प्रोफेसर दामले। दामले हाजिर, प्रोफेसर दामले हाजिर है। प्रोफेसर दामले गैर हाजिर है। नेक्स्ट। मिलॉर्ड, हमारे दूसरे गवाह है नाना साहेब शिंदे। गैर हाजिर। वो यहाँ क्या करने आएंगे? नेक्स्ट। मिलॉर्ड, हमारे तीसरे गवाह है इसी मंडली के सदस्य मिस्टर रावटे। गैर हाजिर हो चुके अभियुक्त के गवाह। मिलॉर्ड, अभियुक्त से क्रॉस क्वेश्चन करने की इजाजत दी जाए। इजाजत नामंजूर। टेक योर सीट। द केस फॉर द अक्यूज्ड रेस्ट्स। गुड। नाउ अटॉर्नी फॉर द प्रोसिक्यूशन, संक्षेप में कहिए। मिलॉर्ड, अभियुक्त मिस लीला बेड़ारे के ऊपर लगाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। कटघरे में मौजूद स्त्री ने स्वर्ग से भी पवित्र मातृत्व को अपने कुकर्म से कलंकित कर दिया है। मिलॉर्ड, अभियुक्त का आचरण अत्यंत लज्जाजनक है और नैतिकता को तो उसने सरे बाजार नीलाम कर दिया। मिलॉर्ड, अभियुक्त समाज की प्रबल शत्रु है और इस तरह की समाज घातक प्रवृत्तियों को अगर बढ़ावा मिलता रहा तो एक दिन हमारा देश और इसकी संस्कृति रसातल में चली जाएगी। मिलॉर्ड, अभियुक्त पर आरोप भ्रूण हत्या का, किंतु इसने तो उससे भी गंभीर गुनाह किया है और वो है विवाह से पहले मां बनने का। इस तरह का मातृत्व हमारे धर्म और संस्कृति में महापाप माना गया है और फिर उस अवैध संतान को पाल पोसकर बड़ा करने का अभियुक्त का संकल्प यदि सफल हो गया तो हमारे समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इससे बढ़ावा मिलने पर समाज में विवाह संस्था जैसी चीज ही मिट जाएगी, अनाचार और पापाचार का बोलबाला हो जाएगा और संस्कार युक्त समाज का हमारा जो सुंदर स्वप्न है मिलॉर्ड, देखते देखते मिट्टी में मिल जाएगा। परंपरा, अपनी इज्जत, यहाँ तक कि अपने धर्म की नींव में बारूद लगाकर समूल नष्ट कर देने का इरादा इस अभियुक्त स्त्री का लगता है। अभियुक्त स्त्री है इसलिए इस पर दया करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे स्त्री को तो समाज को बनाने का दायित्व और भी अधिक है। न स्त्री स्वातंत्र्य मरहते, यह हमारी परंपरा का सर्वमान्य नियम है मिलॉर्ड और इसी नियम के अनुसार मैं दावे के साथ मांग करता हूं, ना मिस बेड़ारे स्वातंत्र्य मरहते। बस मिलॉर्ड, इसी के साथ मैं अपनी बहस को खत्म करता हूं। गुड। नाउ अटॉर्नी फॉर द अक्यूज्ड, अभियुक्त के वकील। मिलॉर्ड, गुनाह बहुत गंभीर है, मैं इसे इनकार नहीं करता, मगर मनुष्य आखिर एक कमजोर प्राणी है और यौवन मनुष्य को अंधा कर देता है। मिलॉर्ड, अभियुक्त के हाथों अनजाने में हुए इस अपराध पर
दया की दृष्टि से देखा जाए, मानवता के नाते दया मिलोज। अभियुक्त बेनारे, अभियुक्त बेनारे, आपको आपके ऊपर लगाए गए अभियोग के बारे में कोई सफाई देनी तो दीजिए। अभियुक्त को केवल 10 सेकंड का समय दिया जाता है। हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे, बहुत कुछ। कितने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। क्षण आए चले गए, एक के बाद एक तूफान आए और कंठ में ही घुट कर रह गए। छाती में प्राणांतिक आक्रोश उठे, लेकिन होठों को कसकर खींच लिया। लगा कि कोई इसे जान नहीं सकेगा, कोई समझ नहीं सकेगा इसे। जब जब शब्दों का प्रचंड ज्वार मन में उमड़ता, तब तब लगता कि अपने आसपास रहने वाले सब लोग कितने पागल और बचकाने हैं। दिल करता है कि उन पर जी भर कर हंसूं, बस हंसती रहूं। और उसी पल मन फूट फूट कर रोता है, इतना रोता है कि आंतें अटने लगती है। ऐसा लगता है कि हृदय फट जाए तो ही अच्छा है, जान चली जाए तो ही अच्छा है, लेकिन नहीं जाती। और जब नहीं जाती, तभी उसके महत्व का एहसास होता है। जीवन को व्यर्थ जानकर अगर फेंकने लगोगे, तभी उसके महत्व का एहसास होगा। मजा है ना? संजो कर रखो तो फेंकने की इच्छा हो, और अगर फेंको तो उसके बच जाने का सुख मिले। बच्चों, जीवन यानी क्या है? जीवन यानी ये है, जीवन यानी वो है। जीवन यानी चिंदी चिंदी होकर बिखरता हुआ ग्रंथ है। जीवन यानी विश्वासघात है। जीवन यानी प्रताड़ना है। जीवन यानी नशा है। जीवन यानी आवारागर्दी है। जीवन यानी ऐसा कुछ है जो कुछ भी नहीं है, और शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ है। कुछ भी संपूर्ण नहीं है। मिलॉर्ड, जीवन एक महाभयंकर हस्ती है। उसे अभी के अभी फांसी पर लटका दिया जाए, उसकी जांच पड़ताल करके उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाए। लेकिन क्यों? क्या मैंने अपने काम में कोई कोर कसर की? प्राण देकर अपने बच्चों को बनाया है मैंने। मैं जानती थी कि जिंदगी आसान नहीं है। आदमी बहुत क्रूर हो सकता है, और इस जीवन का एक ही सत्य है, और वो है ये शरीर। आप चाहे तो इसे इनकार करते रहे, लेकिन यही सत्य सर्वमान्य है। मैं समझ रही थी, देख रही थी, और अंदर ही अंदर झुलस रही थी। लेकिन क्या ये कोई जानता है कि उस झुलसन की आंच मैंने अपनी उन नन्ही नन्ही कोपलों को नहीं लगने दी। अकेले विष बचाया मैंने, वो तो जानते भी नहीं। मैंने तो उन्हें सौंदर्य की शिक्षा दी, अपनी हिचकियों को दबाकर बेतहाशा हंसाया है मैंने उन्हें। अपनी निराशा को छुपाकर आशावादी बनाया मैंने मेरे बच्चों को। क्या हक बनता है आपको? क्या हक बनता है कि आप मुझसे मेरी इकलौती खुशी, मेरी नौकरी छीन रहे हैं? मेरा निजी व्यक्तित्व मेरी अपनी समस्या है। मैं तय करूंगी कि मैं इसके लिए क्या सजा भुगतूंगी। ये प्रश्न मेरा है, मेरा। ये प्रश्न सार्वजनिक कैसे हो सकता है? बच्चों, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर मत जाओ। मुझे इससे डर लगता है, बहुत डर लगता है। मुझे इस तरह अकेले छोड़कर मत जाओ ना। बच्चों, देखो, यही है वो 21वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानवों के अवशेष। होठों पर घिसे पीटे औपचारिक शब्द है, लेकिन अंदर अतृप्त विकृत वासनाएं। मुझे इनके साथ अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं मानती हूँ, मैंने पाप किया। मैंने अपने माँ के भाई से प्रेम किया, लेकिन मेरे घर के बंधनों के बीच मेरी खिलती कदराती हुई देह की बहार में वही था जो मेरे पास आया था। उसने उस बहार का दिन रात बखान किया, मेरा लाड़ किया, मुझे दुलराया। दिल से जिससे एक रूप होने की इच्छा होती है, अगर वो इंसान माँ का भाई हुआ तो ये प्रेम पाप में बदल जाएगा। मैं कुल 15 साल की थी, पाप पुण्य का फर्क नहीं समझती थी। माँ कसम, मैंने जब अपने माँ से शादी की बात कही, और वो भी इसलिए क्योंकि दूसरों की तरह सुखी गृहस्थी की कल्पना मेरे मन में भी तो थी। मेरी माँ ने भी सबके साथ उसका विरोध ही किया था। हाँ, और मेरा पुरुष तुम दबाकर भाग गया।
मन तो क्या कि उसे सरेआम बाजार में लिया, उसका मुंह तोड़ दो, थूक दो उस पर। लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी, छोटी भी थी, कमजोर भी थी, इसलिए खुद को मृत्यु के हवाले करने के लिए अपने घर के छज्जे पर चढ़ गई और कूद गई। लेकिन मैं मर नहीं सकी। ऐसा लगा चलो मन से नहीं मरी हूं, लेकिन तन से नहीं मरी हूं, लेकिन मन से तो मरी गई होंगी। लेकिन मैं मन से भी नहीं मरी थी। मैंने फिर प्रेम किया, सोचा कि ये प्रेम एक अलग तरह का प्रेम है, ये प्रौढ़ उम्र में किया हुआ प्रेम है। ये प्रेम है ही नहीं, ये श्रद्धा है, ये भक्ति है, ये अनूठी बौद्धिकता के प्रति आकर्षण है। लेकिन फिर मैंने वही भूल की, मन द्वारा की गई उस भक्ति में तन का नैवेद्य चढ़ा दिया और मेरा भगवान नैवेद्य पाकर भाग गया। वो भगवान था कहाँ, वो था इंसान, फिर वही शरीर। सच कहती हूँ, मुझे शरीर से बहुत नफरत है, बहुत घिन आती है मुझे शरीर से। मुझे शरीर ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे शरीर, मुझे बहुत नफरत है शरीर से। नफरत है लेकिन बहुत बहुत प्यार भी है, क्योंकि इसी में तो पल रहा है एक नन्हा सा कोमल अंकुर जो कल हंसता खिलखिलाता एक जीव होगा। उसके लिए मुझे ये शरीर चाहिए, उसके लिए मुझे ये शरीर चाहिए, उसे माँ चाहिए, उसे पिता चाहिए, घर चाहिए, संस्कार चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। सब लगता है कि अभियुक्त को कुछ नहीं कहना है। वैसे कहने से अभी कोई लाभ भी नहीं, पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है। नाउ जजमेंट। रोकड़े मेरा विग लाओ। अभियुक्त बेड़ारे ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा गुनाह महाभयंकर है, इस गुनाह की कोई क्षमा नहीं। पाप का प्रायश्चित तो होना ही चाहिए, निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना ही चाहिए। सामाजिक परंपराएं चाहे जैसे भी हो महत्वपूर्ण होती है। मातृत्व निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। उस पवित्रता में दाग लगाकर परंपराओं की नींव में जो तुमने बारूद लगाई, उसके लिए कोर्ट तुम्हारे लिए गंभीर फैसला करती है कि तुम्हारा गुनाह दया से परे है। और इतने गंभीर गुनाह करने के बाद भी जिस ठसक के साथ तुम समाज में घूमती रही हो, वो तो और भी अक्षम है। पाप करने वाले पापियों को सीमा के भीतर ही रहना चाहिए, लेकिन तुमने वो सीमा तोड़ दी है। तुम्हारी ये उदंडता कोर्ट के क्रोध में घी की आहुति डालती है। तुम्हारे हाथों में भावी पीढ़ी का भाग्य और भविष्य था। ये कितनी भयंकर बात है। अर्थात अभी तुम्हारे दुराचरण की मोहर से समाज अभी बचा हुआ है। तुम्हें नौकरी से निकाल देने का फैसला करके स्कूल के अधिकारियों ने एक महान पुण्य का कार्य किया, लेकिन तुम्हारी तरह की स्त्रियों के हाथों इस तरह के गुनाह बार बार ना हो, इस नियति से कोर्ट तुम्हारे लिए यह फैसला करती है कि तुम्हें जीवित छोड़ के तुम्हारे पेट में पल रहे जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे पाप कर्मों का सबूत आने वाली भावी पीढ़ी के लिए ना बचे। मैं कोई नहीं करने दूंगी। नहीं। शुरू हो गया क्या? अभिरूप न्याय सभा? नहीं अभी तक नहीं हुआ। 5 मिनट चले महाराज, चलिए अभी नहीं। रोकड़े क्या करते रहते तुम? कब शुरू होगा नाटक? 5 मिनट। अरे टाइम झाला ना काका। कौन काका? माझा तुम लग्न नहीं झालं। चल जल्दी शुरू होगा ना। आर्टिस्टों को तैयार तो होने दो बाबा। चलिए ना, मैं बुलाता हूँ। ये समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। समय का तो पता ही नहीं चलता बाबा। बहुत से टाइम अंधेरा हो गया। समय पे निगरानी रखने का काम तुम्हें दिया गया था ना, नालायक। अरे लेकिन कुछ भी कहिए मिस्टर काशिकर, भाई आज तो एकदम असली मुकदमे जैसा मजा आ गया। अरे तो भाई रुको नहीं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। चलिए। वेल आई एम ऑलवेज रेडी। इसने तो लगता है बहुत ये किया है जी, बेचारी कमजोर दिल की लगती है। अरे इसमें ये करने की क्या बात थी? इट वॉज
just a game. Yes, a sheer game. अरे चलिए बेड़ारे भाई, जल्दी चलिए, the show must go on. सामंत, हाँ चाय का इंतजाम करो, भाई को बहुत जरूरत है चाय की। ठीक है बेनारे भाई। अरे शो समय पे शुरू होगा कि नहीं? हाँ, ये सब झूठ था, सच थोड़ी था कुछ। चलिए जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए। चला चला फटाफट। भाई भाई क्या हुआ भाई? भाई मैं चाय लेके आता हूँ। क्यों गीले हैं तेरे नैना, लेके उड़ा कोई मेरा घरौंदा, लेके उड़ा मेरे दिल का चैना, लेके उड़ा कोई मेरा घरौंदा, लेके उड़ा मेरे दिल का चैना। सौरभ आहेर, शिवराज जुमड़े, भूषण मोरे, हिमांशु शेखर, ऋषिकेश भोंडे, अनिकेत तोरो, सुयश कुकरेजा, विजय रत्न गोखले, केतकी निम्बाड़कर, अश्विन शर्मा, प्रेम गौड़ा, प्रशांत दोषी, म्यूजिक पर हमारे साथ थे चेजान लॉयर ऋषभ जैन, लाइट्स पर थे सुफियान आलम और उमेद पाटिल, नाटक के निर्देशक अभिजीत चौधरी हाँ, और स्वतंत्र थिएटर जो पुणे का इकलौता हिंदी थिएटर है, हम लोग 2006 से लगातार पुणे में काम कर रहे हैं और अगर हम इतना अच्छा काम लोगों तक ले जा पा रहे हैं तो उसकी वजह केवल एक है, हमारे इस नाटक के निर्माता श्री युवराज शाह से। मनोज ठाकुर सर हमारे यहाँ पर है, सर प्लीज मंच पर आइए। पहला लास्ट ईयर का जो डेक्कन लिट फेस्ट था वो युवराज सर का जो महावीर जन विद्यालय प्रोमाइसेस है वहाँ पर हुआ था और बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर भेंट दीजिए क्योंकि एक रॉकी हिल था जिसको आज एक बहुत ही खूबसूरत नंदनवन में सर ने बना दिया है, तो इट इज़ अ मस्ट विजिट बीएमसीसी को लगकर ही है। और जैसे वो खूबसूरत जगह की निर्माण करते हैं वैसे वो खूबसूरत कलाकृतियों का भी निर्माण करते हैं, तो खूब सारी तालियों की हकदार युवराज। दर्शकों के बीच में अगर कोई आए और अपना यहाँ पर अभिप्राय रखिए तो हम उसका स्वागत करेंगे। आपको कैसा लगा ड्रामा ये? तो
युवराज सर और अभिजीत सर दोनों का योगदान और पूरी टीम जो है बहुत दिनों से मेहनत कर रही है इस ड्रामा के ऊपर। और हमने सोचा कि इस ये डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल में इनको एक स्लॉट दिया जाए यहाँ पे, तो आपको भी देखने का मौका मिले और सब पब्लिक को देखने का पुनः की मौका मिले। और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए, सुना और आपने इसको सराहा इस ड्रामा को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनश्री को मुझे अमृता चाहिए इस ड्रामा के लिए महाराष्ट्र शासन का उत्कृष्ट अभिनेत्री का अवार्ड इसके पहले मिला है। अभी हमारा एनडीए के साथ टाइप हुआ है, एनडीए के कैडेट को ड्रामा सिखाने का काम करते हैं और हमने एक ड्रामा ताजमहल का टेंडर एनडीए के कैडेट के थ्रू करवाया और उनके साथ टाइप किया हुआ है। बहुत सारा हमारा एक चिल्ड्रेन थिएटर होता है जो हम छोटे बच्चों के लिए थिएटर करते हैं, साल में 2 बार करते हैं। और एक स्वतंत्र रंग नाम का एक हमारा 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव भी होता है। मेरे ख्याल से हिंदी थिएटर को हम इसलिए बढ़ावा दे रहे क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि पुणे एक मराठी डोमिनेट थिएटर सिटी है, लेकिन अभी 15-20 साल में पुणे का चित्र काफ़ी बदल चुका है। पुणे बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन होते जा रहा है। पुणे में बहुत बहुभाषिक लोग और हिंदी भाषिक लोग आ रहे हैं आईटी हब के कारण, और इसीलिए शायद मेरे ख्याल से हमारा हिंदी थिएटर को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमने 50 या 60 से ज़्यादा ड्रामा आज तक प्रोड्यूस किए हैं। उसमें अभी 4 तारीख को कबीरा खड़ा बाजार में भरतनाट्य मंदिर में हमने रखा है, जो स्पर्धा के तौर पर है। मेरे ख्याल से आप कबीरा खड़ा बाजार में, इसमें हमारा जो अश्विन है जो अभी जज था उसका बेहतरीन अभिनय है। ताजमहल का टेंडर क्या है, कोर्ट मार्शल क्या है, और जिस लाहौर ने देखा वो जमा नहीं, जो असगर वजात खुद आकर इस ड्रामा के लिए आप आए थे और उन्होंने उसको सराहना की है। मेरे ख्याल से एक मौका मिला है। और ये जो कलाकार हम देख रहे हैं सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, भारत के हर प्रांत के हैं, हर जात हर धर्म के, सही मायने में अंतर भारतीय स्वरूप है। और हमारी सोच भी वही है कि हम हिंदुस्तान को एक बना रखना चाहते, तो इसलिए हमारी सोच को लेकर स्वतंत्र थिएटर काम कर रहा है। तो इसके लिए आप जैसे दर्शक हमारे पीछे रहेंगे ऐसा आशावाद रखता हूँ। धन्यवाद।